बाबूगढ़ी में माननीय विधायिका मीना जी जो है किस प्रकार से काम किए हैं? इनका नाम विधायक मोहतरमा है। अच्छा, आप मोहतरमा कह रहे हैं जी, इज्जत से नाम लीजिए। अपने विधायिका है वो बोलवाली। चलिए, आप एक भी ऐसा करप्शन का आरोप बता सकते खिलाफ अगर आज तक नहीं है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे खुल रहा है? 1.5 लाख रुपया सैलरी से 5 को गाड़ी घुमा लीजिएगा, घर बन जाएगा 1 करोड़ का, 2 करोड़ का घर बन जाएगा, 10 को पोखड़ा खुल जाएगा। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और बिहार इलेक्शन का जो है दौर चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं बाबूगढ़ी विधानसभा। और यहाँ पे बतौर कैंडिडेट का जो है हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन उससे भी जरूरी हो जाता है उस कैंडिडेट के बारे में जानना, वह कौन है, वह क्या है। तो आज हमारे साथ आप देख सकते हैं जनसुराज से राघव झा जी है। लेकिन जनसुराज बाद में, पहले हम राघव झा जी के बारे में आज समझेंगे कि वह क्या है, वह कितना पढ़े लिखे हैं, वह क्या करते हैं, वह कितना संघर्ष करके जो है बाबूगढ़ी को बदलने आए हैं। चलिए, सबसे पहले अपने चैनल में राघव जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद शिव जी। संपूर्ण भारत न्यूज के प्लेटफॉर्म। धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी चैनल पे जितने भी दर्शक लोग हैं उनको आभार, शुक्रिया। मेरा नाम राघव है। मैं बरदाही गांव का रहने वाला हूं। आपने बोला कि मेरे जीवन के बारे में बताया आपको, तो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा विस्तार में होगा, निश्चित थोड़ा विस्तार में होगा। तो मेरा नाम राघव है और मैं बरदाही गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र झा है। सब लोग जितने भी पॉलिटिकली एक्टिविटिस्ट लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सब लोग ऑलरेडी नरेंद्र झा को जानते हो। हम लोग एक निम्न और साधारण परिवार के बच्चे हैं। बहुत बहुत गरीबी से निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। सरस्वती की और माँ बाबूजी का और आप लोगों का बड़ा कृपा रहा है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 2007 में हम 10th पास किए थे नौबनगर हाई स्कूल से। और बाबूजी का दिली इच्छा था कि राघव को आईएएस बनाना है, और मेरा भी बहुत इच्छा था, क्योंकि जब हम बरदाहा गांव जाते थे भोज खाने के लिए, तो उस गांव में बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो बड़ा शौक लगता था कि लाल बत्ती गाड़ी हम भी चढ़ेंगे। तो आईएएस बनने का बड़ा ख्वाब था। तो फिर इसी सिलसिले में हम दिल्ली गए। दिल्ली में जीबीएसएस नंबर 3 सरोजनी नगर हाई स्कूल में हमने वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने भी बहुत तकलीफें आई, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और जब आप यहाँ से माइग्रेट होकर के आप दिल्ली जाते हैं तो बड़ा नियम है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बट संभवतः वहाँ पे जो हेड टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो बिहार के थे। तो कहीं ना कहीं बिहारी एक मेंटेलिटी होता है, कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होता है कि अपने लोगों को संजो के रखना। और अक्सर बिहार में मैं देखता हूँ एक आदमी दूसरे आदमी पे केस किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बिहार से बाहर जाते हैं तो सब लोग वहाँ पे बड़ा मित्रता से, भले वो कोई भी कास्ट के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी वर्ग के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा मिल के रहते हैं। तो वहाँ पे एक झाजी थे, राजकुमार झाजी उनका नाम था, प्रिंसिपल थे। उन्होंने फिर हमें मतलब 8-10 दिन जाने के बाद एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद सॉरी सिप भाई, एडमिशन लेने के बाद मेरे फादर एक दिन 517 नंबर का बस चलता था, तो जिस दिन एडमिशन हो गया तो बोले चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। मैं तो बच्चा ही था, 10वीं पास करने के बाद में कितना ही इंसान को ज्ञान हो जाता है, लेकिन मैं बिहार से था तो थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि था ही। तो फिर बाबूजी आए छोड़ने के लिए, लेकिन बड़ा कष्ट ये हुआ कि बाबूजी के जेब में सिर्फ 10 ही रुपया था, सिर्फ 10 रुपया था। और बाबूजी हमको 5-5 रुपये का उस टाइम टिकट मिलता था। तो बाबूजी हमको छोड़ तो दिए। तो बाबूजी बोले कि यार नौरेजी नगर बस स्टॉप था, नौरेजी नगर बस स्टॉप पे हमको छोड़ दिए। तो बोले तुम चलो स्कूल छोड़ देते। तो वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, हम गए स्कूल छोड़े। बाबूजी जब हमको स्कूल छोड़ने के बाद जब वापस आए तो बोले कि यार अगर हमारे पास तो पैसा ही नहीं जाने के लिए। 10 ही रुपया था उनके पास में, 5 रुपये का एक टिकट था, तो 5 और 5 10 तो हो गया एक बार में खत्म। जब वहां से वापस आ रहे थे तो उनके पास पैसा था नहीं। तो हम बोले कि अब कैसे जाइएगा, और उनको जाना था बसंत कुंज। तो बगल में एक दुकान था, समोसा ये सब बेचते थे वो लोग, पेडिस वेडिस बेचते थे। वहाँ पे पेडिस बड़ा फेमस है दिल्ली में। तो अंकल के पास गए, अंकल ऐसा ऐसा बात है। तो अंकल तुरंत हमको 10 रुपया दे दिए। और आज भी मैं उस अंकल के पास जब भी जाता हूँ तो उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आज भी जब भी जाता हूँ उनके पास। खैर नहीं, बैक टू द पॉइंट।
फिर वहां से बाबूजी गए, बाबूजी चले गए। दूसरा दिन भी बोले कि चलो छोड़ के आते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ के बच्चे में पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है दिल्ली शहर में। तो फिर बाबूजी बोले हम ना आज आप नहीं जाएंगे, आज हम अकेले ही जाएंगे। हम अकेले गए स्कूल, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर आनंद ना हमारा फिर स्टार्ट हो गया बहुत अच्छा से। एक फुरकान नाम का लड़का था, आज आपको मैं बहुत समय लूंगा आपसे भाई, निश्चित तौर पे। और बावोरी के लोग आज जानना भी चाहेंगे राघव भाई कि लोग कहते हैं कि राघव में इतना टैलेंट है तो बड़ा अमीर होगा, लेकिन आज लोगों को असलियत हम संपूर्ण भारत न्यूज ही दिखाता है कि जमीन और संघर्ष क्या हुआ बेटा आपका बावोरी को बदलने के लिए आया है। नहीं भाई देखिए, हर इंसान का, लेनिन एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे यूनानी, उन्होंने बोला था कि एक व्यक्ति होने के नाते अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। लेनिन इज ए वेरी बिग थिंकर। उन्होंने ये बोला है कि एक व्यक्ति होने के नाते अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें आ गया है, अगर आप थोड़ा सा फिलोसफी को समझते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें आ गया है। तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट ऑन माई लाइफ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आना जाना शुरू हुआ। एक फुरकान नाम का लड़का था, हम ठीक रखते थे, हैं ठीक रखते। हिंदुत्व में तो लोग हमेशा जो है, बिहार के लोग तो कभी शर्माते भी नहीं है, तो हम ठीक रखते थे। तो फुरकान अली नाम का था वो, बड़ा अच्छा लड़का था वो भी, लेकिन वो मेंटली मेरे को इतना हैरेस कर दिया था बिहारी के नाम पे। बिहारी झा बिहारी, मतलब मेंटली हैरेस करता था वो लड़का, मेंटली हैरेस करता था। मतलब उस टाइम में भी बिहार के लोगों को यह टॉर्चर झेलना पड़ता था, बहुत गंदा टॉर्चर, बता नहीं सकते हैं आपको टॉर्चर, बहुत ही गंदा टॉर्चर सर। मैं टिक पकड़ के नीचे पीछे से वो कर देना, और मैं गांव का बच्चा गया हुआ, मेरे को हिंदी बोलना भी नहीं आता था साहब। मुझे वहां पे हिंदी बोलना नहीं आता था। मैं हिंदी मतलब साल सवा साल में जाके सीखा हूं, टूटा फूटा हिंदी बोल पाता था उस टाइम। बहरहाल तो वो लड़का मेरे को मेंटली बहुत हरास करता था कि बिहारी के नाम पे टिक पकड़ के पीछे से झोंक देना। एक दिन मैंने एसके सिंह सर टीचर थे, उनको जाकर के मैंने बोला कि सर ऐसी बात है। तो बोला कि यार राघव ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। फिर वो भी इससे बड़ी स्मॉल थिंग, उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। दूसरा दिन भी मेरे को टॉर्चर करता था, मतलब ऐसा टॉर्चर करते करते 6 महीना हो चुका है। एसके सिंह सर कोई संज्ञान, हमारे क्लास टीचर थे, वो कभी संज्ञान लिए नहीं। संज्ञान नहीं लिए तो हम एक दिन ऐसे आपस में बॉल फेंका फेंकी खेल रहे थे, बच्चे थे, उसको नाक पे चोट लग गई। नाक पे जो उसको चोट लगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, बहुत भयंकर ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, क्योंकि ये कार्टिलेज का हड्डी होता है, ये कान ये सब कार्टिलेज का हड्डी होता है। उसको ये चोट लग गया तो फिर मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई आपने ऐसा किया है। लेकिन जब वहां पे क्लास के सारे बच्चे ने बोला कि सर ये तो आपस में दोनों खेल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है, आपस में दोनों लोग खेल रहा था और उस पर भूल चूक से ही लगा है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं मारा गया। तो फिर मुझे रखा गया। उस लड़का के वजह से, उस लड़का का मेंटल हैरेसमेंट के वजह से मैं अपने फादर को भी बोलता था तो फादर भी संज्ञान नहीं लेते थे, क्योंकि वो मुझे कभी मारता था, कभी बिहारी करके चढ़ाया था। एक ह्यूमन बॉडी का एक क्षमता है कि आप इतना तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त के बाद भी तो इंसान क्या ही करेगा, इंसान के बच्चे हैं। तो उसके हमने जब ये सब हुआ, जब क्लास टीचर मेरे पे इतना मार मारा, साला मेरा कोई गलती नहीं, मेरा कुछ नहीं, इतना मार मारा कि मैं आपको बता नहीं सकता है। मैंने उस रात को जाके फांसी खाने का सोचा। मैं आपको आज मतलब सच बता रहा हूं। मेरा जो रूम था ये रूम से भी हाफ था, आप ये समझिए, मेरा जो रूम था ये रूम से भी हाफ था। तो मैं अपने पिताजी का धोती लिया और मैंने अपने आप को फांसी हैंग करना शुरू कर दिया। लेकिन गनीमत ये रहा, ऊपर वाले की असीम कृपा रही कि पंखा का और बेड का जो हाइट था और मेरा जो हाइट था वो मैच कर गया। चलिए तभी आज आप बावोरी के लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है। नहीं, इसके पीछे और भी रीजन था, क्योंकि गरीबी इतनी हावी थी कि पूरा दिन और रात में सिर्फ एक बार खाना मिलता था सर। और भी रीजन थे। रीजन ये था कि 6 महीना 7 महीना से हम रूम रेंट नहीं भरे थे। घर से बाहर जाओ तो सला मतलब लोग यही बोलता था कि पैसे कब दोगे। रूम रेंट का टेंशन, स्कूल का टेंशन, हर तरह से टेंशन। और हम ऊपर वाले से बोलते थे कि ऊपर वाला इतना गरीबी, मतलब इतना क्यों गरीब बना दी, इतना गरीबी। आदमी हैंग क्यों होता है यार? जब आपका जब सामने सब दीवारें खत्म हो जाए, सब सामने अंधेरा हो जाए,
वो रास्ता ना दिखाई दे तो इंसान क्या करेगा। लेकिन माय फादर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो इतनी गर्मी में रोटी बनाते थे और वो रोटी आधा जला हुआ आधा पका हुआ, हम आज तक अपने पिताजी के बनाए हुए रोटी एक रोटी पूरा नहीं खाया हूं। और मेरे फादर को आदत है दूध में रोटी डाल के खा लेना। मैं जो रोटी मिलता था ऊपर से जो उनके पापड़ी होता है वो निकाल के मैं खा लेता था और बाकी मैं छोड़ देता था। और सब पिता का सर सपना होता है कि बेटा को दिल्ली ले जाए, पढ़ाए, कुछ अच्छा करे। करेक्ट करेक्ट। उनका भी बहुत बड़ा सपना था और मैं आपको वही उसी जगह पे लेके आ रहा हूँ, जो उनका सपना था मैं उसी जगह पे लेके आ रहा हूँ आपको। तो मेरे पिताजी का ये था कि बार बार हमेशा बोलते थे कि ये समय भी टल जाएगा। जिसके जेब में 10 रुपया भी नहीं है, 1500 रुपया रूम रेंट, उसके जेब में 10 रुपया भी ना हो, और उसकी ये हिम्मत है, उनकी ये हिम्मत है कि ये समय भी अब टल जाएगा। सच्चाई ये है कि वो भी समय टल गया। वो जो चौकी था हमारा, उस चौकी पे हम करवट नहीं बदल सकते थे। जब एक पोर्शन में जो हम सोए तो दूसरा पोर्शन पे हम करवट नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्पेस ही नहीं था। स्पेस लेंगे तो बाबूजी गिर जाएंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे। स्पेस ही नहीं था वहां पे, एकदम छोटा सा चौकी था, छोटा सा किचन। तो बहरहाल ये सब जद्दोजहद करते हुए सन 2011 12 7 8 9 में हम 12वीं कर गए। अच्छा मार्क से हम 12वीं किए। 10 में जाकर के मैंने डीयू में, बाबूजी का बड़ा सपना था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चा को पढ़ाएंगे। उस टाइम 3800 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फीस था, लेकिन उनका सपना था, लेकिन उन्होंने पूरा कोशिश किया कि चलो हम इसका नाम एडमिशन करवाते हैं। गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस रामलाल आनंद कॉलेज में, और संभवतः मेरा एडमिशन हो गया था। वो टॉप 4 में था, उतना परसेंटेज था मेरा कि हो गया। लगभग मेरा 89-90 के आसपास, 90 के आसपास मेरा परसेंटेज था। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। आपको बता देते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ की बहुत आवश्यकता पड़ता है कि आपको उतना परसेंटेज होना ही चाहिए। अब तो 99 बहुत टफ होता है एडमिशन लेना। लेकिन संभवतः मेरा एडमिशन हुआ। सर जब एडमिशन हुआ ना, जब हम डीयू में गए पहला दिन, तो हमको लगा कि डीयू में जाने के बाद कि यही दुनिया है। मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा माहौल है, क्या एजुकेशन का माहौल है सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरा यही सपना है कि बाबू बरही के अंदर में एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहां पे हर कौम के बच्चे, हर जात के बच्चे, हर समुदाय के बच्चे एक वेल एजुकेशन ले, वेस्टर्न एजुकेशन ले। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन। डीयू का पहला दिन सारे स्टूडेंट, 49 स्टूडेंट थे हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, 70% लोग बिहार के। अच्छा, आपका सब्जेक्ट भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस था जी। मुझे शुरुआत से ही पॉलिटिक्स में आना था। मतलब आप सेट कर चुके थे? हाँ, अगर मैं थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार से होता, अब मैं उस टॉपिक पे बाद में आता, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर मुझे मेरे परिवार में 100-500 रुपया भी इन्वेस्ट करने का अगर होता, तो आज ये शख्स दिल्ली का आपको मंत्री या विधायक होता। क्योंकि डीयू से तो प्रोडक्ट बहुत निकलते हैं, बहुत नेता होते हैं जी। तो डीयू का पहला दिन 70% सारे बच्चे बिहार के। हमने बिहार का एक अपना विंग बनाया, अपने सारे यार दोस्ती में जैसे होता है। उसी बीच में, पहला दिन की बात बता रहा हूं, उसी बीच में एक 6 फीट का लड़का, इतने मोटे मोटे बाइसेप्स, बॉडी बिल्डर जाट लोग, 8-10 लोग आए, आके बेंच पे बैठ गए, नोट ऑन द सॉरी डेस्क पे जाके बैठ गए। अरे नाम के है थारा, जाट का लैंग्वेज है, अरे नाम के है थारा। तो एक इंसान खड़ा हो गया, भैया रैगिंग, इट्स कॉल्ड रैगिंग। एक बंदा खड़ा हो गया, भैया मेरा नाम शिवजी है, कड़े से है तू? तो भैया मैं हूं नजफगढ़ से। चल बैठ जा, चल तू खड़ा हो जा, क्या नाम है? तो भैया नाम ये है, नाम फला जो भी है, नाम ये है। कहाँ का रहने वाला है? तो भैया मेरा तो, मैं रहने वाला हूं मधुबनी। भैया धैर्य आपटा कान के नीचा में, तड़ाक से कान के नीचा में। मतलब ऐसा क्यों? वही बताने आ रहे हैं हम आपको। आप बिहार के रहने वाले हैं, तभी आपको कान के नीचे थप्पड़ पड़ा है। मेरे सामने की बात है सर,
मेरे सामने की बात है। अब मैं 5वें 6ठे रो में बैठा हुआ हूं, मेरा भी बारी आने वाला था, मेरा भी बारी आने वाला था। मतलब डीयू की असलियत आज आप डीयू की असलियत बता रहा हूं मैं अब, लेकिन नहीं होता है ये। तो हम लोग 2012 में ऐसा कांड किए थे, 2011 में इतना बड़ा आंदोलन कर दिए थे हम लोग, पूरा डीयू को अस्त व्यस्त कर दिए थे। सर उस पर आएंगे अभी, बाद में हम आएंगे आपको, बाद में हम पूरे पढ़ते हैं, आज आपको खोल देंगे आपके सामने में। या आज तक हम किसी को नहीं बताए हैं, किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताया है। बहरहाल कान के नीचे में फटाक से एक चमाटा, भाई मतलब जितने भी बिहार के लड़के सब सहम गए। बिहार है यूपी के लड़के, खासकर मध्य प्रदेश के लड़के को रैप्टे नहीं पढ़ते थे, बिहार है यूपी के, खाली बिहार है यूपी के। यूपी में भी लखनऊ के बाद जो एरिया पड़ता है उसके नहीं, लखनऊ से जो पहले गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अगर इधर के लोग हैं सीधा कान के नीचे थप्पड़। मेरा भी नंबर आया, भाई नाम क्या है थारा, तो मैं भी तो भगवान ने कद काटी तो ठीक ठाक ही दिया। मतलब उस टाइम भी आप बॉडी में थे? हाँ, अभी कमजोर हो गए हैं। अच्छा, पहले वैसे भी थे? नहीं, आज हम ऐसे ही थे, थोड़ा बोन्स अभी ज्यादा मजबूत हो गए, उस टाइम बोन्स कमजोर हो गए, यही होगा, लेकिन ऐसे ही थे। तो मेरा भी जब बारी आया तो वैसे खड़ा हुआ, मेरा नाम क्या था, तो भाई मुझे जाट का लैंग्वेज, क्योंकि मैं हूं क्विक लर्नर, मैं इमीडिएटली, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करेंगे, इवन फ्रेंच में ही बात करेंगे, तो आई लर्न वेरी क्विकली, इमीडिएटली। क्योंकि जो लैंग्वेज सीखने की जो मेन जो गाथा है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो उसके टोन को पकड़िए, नॉट इन बिटवीन द होल सेंटेंस, जस्ट उसको टोन को पकड़िए, लास्ट के टोन को पकड़िए, आप इमीडिएटली एक्वायर कर लेंगे। तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई मेरा नाम राघव है, मुझे जाट के लैंग्वेज में इमीडिएटली सीख गया था, भाई मेरा नाम राघव है, कड़े से है तू, भाई तो महिपालपुर तरह है मैं। अच्छा, आप बच गए। मतलब बिहारी होता है जुगाड़ू, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल। स्मार्ट माइंड तो यूज करना होगा ना, क्योंकि उसके हाथ पैर जो मैंने देखे कि भाई अगर एक रैप्टा पड़ता, मैं तो अभी थोड़ा काला हो गया हूँ धूप पे घूम के, अगर आप एक रैप्टा अगर मुझे पड़ता, उसके हाथ इतने मोटे मोटे थे, तो मेरा तो गाल, आप ये समझिए मेरा कान काम नहीं कर रहा होता। सर कोई सवाल जवाब नहीं है, आपने बोला कि मैं बिहार का हूं, आपको सीधा कान के नीचे एक रैप्टा। डीयू की असलियत बता रहा हूं, 2012 से पहले की ये घटना थी, अब नहीं होता है। हम बच गए। अब जब हम बच गए तो हमारे जो और लोग जो आने वाले थे वो लोग भी बच गए। कोई पालम बोल दिया, कोई द्वारका बोल दिया, कोई महिपालपुर बोल दिया, कोई बसंत कुंज बोल दिया, तो ये सब मिला के जो बिहारी गैंग था अपना, तो मोटा मोटी बच गए। तो 5-7 को तो चमाट लग गया, उनके बाद उसको दूसरे क्लास में जाना था। बहरहाल वो चैप्टर क्लोज हुआ। हम लोग उसी दिन शाम को ढाबा पे बैठे, हमारे मतलब कैंटीन में बैठे, और जितने भी 5-7-10 हम लोग थे, जो जिसको पॉलिटिक्स में मजा आता है, हम सब लोग बैठ गए। ये तो नहीं चलेगा, हम लोग मतलब 5-7 लोग मिलके एकदम माहौल तैयार कर रहे थे कि ये तो डीयू में नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलने देंगे, इसका पुरोधा हम थे। मतलब तब से ही आप जो है एकदम। नहीं सर, हम आपको बता रहे हैं, डे फर्स्ट से ही पुरोधा हम थे। हमने उसी दिन ठान लिया, मैं, अंकित सिंह, उत्कर्ष किशोर, शिवम श्रीवास्तव, देवेंदु झा, रंजीत कुमार, ईशान शर्मा, ये सब लोग बैठ गए और उसी दिन हमने प्लान किया, ये तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं होने देंगे। अंकित सिंह प्योर कम्युनिस्ट, प्योर ऐसा, हम प्योर कांग्रेसी, हम हिलने वाले नहीं है, मतलब इतना बड़ा कांग्रेसी थे हम, प्योर कांग्रेसी हम, मतलब हिल नहीं सकते हैं। हमारे लिए कोई जात कोई धर्म मैंने नहीं रखता है, एक ही धर्म मैंने रखता है, मानवता। मानवता के सामने में कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई समुदाय नहीं। अगर मानवता धर्म जिंदा है, जमीरियत जिंदा है, तो आपका इस हृदय में इस्तकबाल है, इस हृदय में आपका जगह है। आपके सुख और दुख में हम 24/7 खड़े रहेंगे। अगर आपने जात धर्म की बात कर दिया तो आपका मेरे साथ संबंध नहीं बन पाएगा, मेरे साथ आपका संबंध नहीं बन पाएगा, आत्मीय संबंध नहीं बन पाएगा। बीइंग ए पॉलिटिशियन हंस के आपको निकाल देंगे, बट वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे आप कोई भी जात के, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। बहरहाल हमने उस दिन माहौल बना दिया कि भाई अब से तो ये नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। माहौल गुरुसेट हो गया। सेकेंड डे आया, उससे पहले हम लोग धौलकमा थाना सेट कर लिए थे, उससे पहले हम सब लोग धौलकमा थाना सेट कर लिए थे। सिर्फ भाई जैसे ही आया, हमने दिनेश सिंह SHO था, हमने फोन कर दिया, दिनेश सर ऐसी सी बात है। भाई साहब 2 गाड़ी पुलिस आया, सबको उठा के लेके गया। अब हम 4-5 तो कॉलेज का हीरो, मतलब भाई किसी ने दम दिखाया। हाँ, किसी ने दम दिखाया, 4-5 हम लोग हीरो।
अरे वो जाट समुदाय के जो लड़के थे, गिन के कितने थे? 100। हम आपको बता रहे गिन के 100 थे। बिहार और यूपी के गिन के 2000 बच्चे थे। लेकिन हम लोगों का जो परवरिश होता है वो एक पर्दा में होता है ना, डर में होता है ना, डर का माहौल होता है, इज्जत करना सब लोगों की, मतलब तो उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल ये डे फर्स्ट की कहानी आपको मैंने सुनाया। डे सेकंड में हम सब लोग हीरो हो गए, आजाद हो गए। इन चंगुल से हम लोग फंस गए ना, हट गए। उसके बाद हमने एसएचओ को पूरा वही मांग रखा 2000 बच्चा के सामने में कि कॉलेज के सामने में आप 2 पुलिस वाला को परमानेंट ड्यूटी लगाइए। इसका विरोधा भी आप मुझे बोल सकते हैं। यह मांग मेरा था और जैसे ही मांग रखा दिनेश सिंह एसएचओ ने मान गया कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहां पे पुलिस होना चाहिए। सर वहां पे मैंने बीट शरदूल और आरसीपी सिंह, उनका नाम भी आरसीपी सिंह था, नोट इन मेरे पार्टी वाला आरसीपी साहब। ओके। वो शरदूल साहब थे, एक दिल्ली पुलिस, और एक आरसीपी सिंह, दोनों का ड्यूटी लगा। एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक मतलब हवलदार और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे, वो दोनों की ड्यूटी लगी। मैं हो गया हिटलिस्ट, वो गैंग के सामने में मेरा नाम हो गया हिटलिस्ट। ये बात मैंने दिनेश साहब को अगला 1-1.5 महीना में बता दिया कि दिनेश भाई ऐसी बात है, मेरे को रोज धमकी मिल रहा है। और जब मुझे धमकी मिल ही रहा था, रोज मारने के लिए मुझे लोग आता था, लेकिन मार नहीं पाते थे क्योंकि मेरे साथ आरसीपी बाबू और शरदूल साहब की ड्यूटी लग गई कि भैया तुम इनके साथ रहो। उसी दौरान शुरुआत हो गया अन्ना मूवमेंट। मतलब अन्ना हजारे जी का जो अन्ना हजारे का 2012 की घटना है, 2012 की घटना है। ये अनशन था। अनशन शुरुआत में बहुत नॉर्मल रहा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी 72 कॉलेज, 24 साउथ कैंपस, एल्स नॉर्थ कैंपस, सब लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि जालिम हुक्मरान इसको खदेड़ के फेंकना है, ये तो हमारा मांग पूरी करे। हम पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितना भी छात्र नेता था सब अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। कोई भी पार्टी का रहो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लोकपाल बिल अगर आप लोग देखें तो आम जनमानस की हित के लिए था वो लोकपाल बिल जिसके लिए बैठे थे अन्ना साहब, आप लोग तो भूल भी जाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे याद है। और वह आंदोलन जो है कई सारे बाबा को साड़ी भी पहरा दिया था। नहीं, वो तो बाद में रामदेव उसमें भी हूं मैं, उसमें भी मैं हूं। अगर आप देखेंगे वो फुटेज तो रामदेव जी के जस्ट बगल में मैं ही खड़ा हूं जब वो बुर्का पहने हुए हैं। मतलब सच में बुर्का पहने हुए हैं। सच में बुर्का पहने हैं। अगर वो बुर्का नहीं पहने रहते तो पता नहीं क्या हो गया रहता। मतलब दिल्ली में कांग्रेस इस तरह से मनमानी कर रहा था उस समय। नहीं, इस बात को समझिए, कांग्रेस तो मनमानी कर ही रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या मोदी जी मनमानी नहीं कर रहे हैं? आज उनके खिलाफ बोलते हैं, अगला दिन समन जारी हो जाता है, अगला दिन ईडी और सीबीआई आ जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आम जनमानस की हित के लिए जो अन्ना हजारे साहब बैठे थे उनका हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब साथ दिया, जब बाद में पता चला तो यह पता चला कि बीजेपी फाउंडेड था। कष्ट इस बात से होता। मतलब अन्ना हजारे जी वो बीजेपी फाउंडेड था, वो पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी फाउंडेड था। वो हम सब लोगों को बाद में बहुत चिंता हुआ, वहीं से निकला ये केजरीवाल। मतलब आप केजरीवाल ये तमाम लोग उस रैली में? यस, हमारे अगर आप देखिए पहला रो में आपको मैं देखूंगा, मैं, साजिया इल्मी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, साजिया इल्मी, संजीव झा, ये सब लोग। संजीव झा जी को रिलैक्सो का चप्पल पहन के आता था बेचारा, वो रिलैक्सो का चप्पल, वो भी पूरा ऐसा खिलिया, मतलब क्या पूरा पतला हो गया। आज मोची उची में आ गए होंगे वो लोग। आज ही इज ए बिगेस्ट एमएलए इन दिल्ली। थर्ड टाइम एमएलए है हूं, और इस बार भी बहुत भारी मतों से जीते हैं। इतना हाईली एंटी इनकम्पेंट से भी वो भारी मतों से जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं बिल्कुल भी विरोधक नहीं हूं, इस बात को मतलब अन्ना हजारे की रैली से राघव जी और अन्ना हजारे जी जो अनशन किए थे वह कहीं ना कहीं वह अनशन आज भी देश को जो है बड़ा फायदा पहुंचा रहा है। आप जैसा युवा जो है बाहुबली में आ गए हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के जनता के दिलों में है, आज भी जनता जो है पछता रहा है बीजेपी को लेकर। हम तो क्लियर कह रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं। लेकिन राघव झा जी
अन्ना हजारे की मतलब वो प्रोडक्ट मान सकते हैं आप बाहुबली की जनता? यस, और बाहुबली में आप आगे मान क्यों सकते हैं, सबूत है। सबूत है। आप जाके सोशल मीडिया पे जाके देखिए, मेरा राघव झा जो ओरिजिनल मेरा आईडी है उस पे जाके देखिए, आपको सबूत मिलेगा। निश्चित तौर पे जाइए 2012-13 में आपको सबूत मिलेगा। हम भी वीडियो जो है और फुटेज आपको देंगे, लेकिन आपको समझना होगा राघव झा जी जो है कहते हैं गरीबी, संघर्ष और ऐसे समाज सेवी जो अपने जीवन को इस देश के लिए संकल्पित करके जो है एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार किए, वहां से निकल के आए हैं और बाहुबली में आए हैं। तो चलिए निश्चित तौर पे अब आगे बढ़ते हैं कि अन्ना हजारे के सफर से जब आगे निकले तो आप कहां पहुंचे और कैसे फिर जो आज बाहुबली में दिखाई दिया है। हाँ, तो मैं बैक टू द पॉइंट लेके जाता हूं आपको। एक और क्वेश्चन ले लेंगे राघव भाई। जब आप डीयू के हीरो बने, बड़ा लोग जो है यह इस बात को जानने की भी कोशिश करेगा जी। कि जब आप हीरो हो गए तो बात यहां आपकी व्यक्तिगत हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे दिल्ली में अधिकतर स्टूडेंट जो है वो प्यार कर बैठते हैं, निश्चित तौर पर सॉरी, प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। ओके। मैं भी जानना चाहूंगा कि बिहार का बेटा जब दिल्ली में हीरो बना तो क्या कहीं नैन मिले, दिल मिले? जरा बताते तो बड़ा अच्छा होता। बता रहा हूं मैं आपको। सिपाही है क्या कि हम कुर्ता पहनते थे। अच्छा, हाँ, उस टाइम भी कुर्ता? हाँ, हमेशा कुर्ता ही कॉलेज में पहनते थे। मेरे पास एक ही कुर्ता था येलो कलर का। हम दिन में पहनते थे, रात को उसको साफ करते थे और सुबह फिर हम लोग का शाम का मतलब हम लोग 2 बजे के बाद जाते थे स्कूल कॉलेज, तो हम लोग उसी कुर्ता को फिर पहनते थे खुद से प्रेस करके। मतलब गरीबी में भी जो है अपनी अंदाज अलग होता है, अंदाज अलग बिहार वासियों का। राइट जी। तो मेरे पास एक कुर्ता था, मैं उस कुर्ता पे भी आऊंगा। मेरे ऊपर में अध्यादेश जारी हुआ था, यही दिनेश सिंह मुझे नजरबंद कर दिया था। अच्छा, कि अगर ये कुर्ता पहन के आएगा तो कुर्ता पे बैन लगा दिया था। अच्छा, कि मैं कुर्ता नहीं पहन के आ सकता हूं। मैं आपको बहुत सारे तर्कस के तीर खोलता हूं आपको। माहौल भी आपने ऐसा बना दिया है। तो ये कॉलेज की बात है। फिर अन्ना मूवमेंट में हुआ, उसमें क्या हुआ, अन्ना मूवमेंट में जब लोगों को हटाया गया, अन्ना साहब को जब वो पानी वानी पिलाए थे। अन्ना जी मेरे लिए बड़े आदर्श व्यक्ति हैं, मैं बहुत गहराई से इज्जत करता हूं उनके अंदर जो सहजता है, उनके अंदर जो शालीनता है, उनके अंदर जो गंभीरता है, वो दूसरा गांधी है हिंदुस्तान का। वो दूसरा गांधी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो इंसान अलीगंज सिद्धि में बैठ के विलासराव देशमुख का सरकार गिरा सकता है, वो बाहुबली में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता है। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, विजन होना चाहिए और कम्युनिकेशन शार्प होना चाहिए। क्या नहीं बना सकते हैं भाई? हिंदुस्तान के वासी हैं, बिहार के प्रबुद्ध इंसान हैं, जो चाह लेंगे वो करके रहेंगे। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता, ये मेरा अपना विश्वास है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना है। ये आदमी को संकल्प लेना चाहिए हर आदमी को। मैं ये यंगस्टर्स को भी बोलता हूं, आजकल खासकर जो 10वीं 12वीं करने के बाद जिन बच्चों से मैं मिलता हूं भाई, उनसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर एम्बिशन, आपको करना क्या है जीवन में? एवरीवन वांट्स कि पता नहीं भैया क्या करना है। मतलब उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है कि उनको करना क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आपके 10th पास होते हैं तो आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पे जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं। टीचर की तैयारी करना इज ए लास्ट थिंग। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं। कारण टीचर इज ए वेरी रिस्पेक्टिव जॉब, लेकिन टीचर के अलावा ये बहुत कुछ है जहां पे आप अपने पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारा सेवा दे सकते हैं। तो बहरहाल, तो मैं अभी अपने कॉलेज के दिनों पे आता हूं। तो कॉलेज के दिनों में मैं हीरो बन गया। अब ये आया कि भाई अन्ना मूवमेंट को सपोर्ट करना है, तो हम लोग अन्ना मूवमेंट में हम सब पूरा डीयू के लोग मतलब पूरा एक्टिवली उनको सपोर्ट किए तो संभवतः बहुत हद तक जाकर के लोकपाल बिल में जो भी चीज थी पास भी हुई। लोकपाल बिल आम जनमानस के लिए बहुत हितकारी था, इसीलिए हम लोग साथ में थे। भाई किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं था। लोकपाल बिल आम जनमानस के हित में था, हम उसके साथ थे। बहरहाल उसी समय हो गया निर्भया कांड, आपको शायद याद होगा। हाँ, दिल्ली में जो हुआ था एक लड़की के साथ, जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को डैमेज किया गया था, बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ था। बताते हैं
मुनिरका से एक लड़की और एक लड़का, मुनिरका बस स्टॉप पे चढ़ता है 7:30-8 के बीच में। एक बस आता है जिस बस में 5 लोग सवार थे। संभवतः हर दिन लोग बस से ही दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। उसमें ये दोनों लड़की चढ़ा, बोला द्वारका जाना है तो चलिए द्वारका। बीच में जब ये मुनिरका से निकलता है, महिपालपुर के जो फ्लाईओवर है जो गुड़गांव के लिए जाता है, उसी फ्लाईओवर के नीचे में इसके साथ में उससे पहले ही इन्होंने बीच रास्ते में इन्होंने मारपीट किया और उस लड़की के साथ बहुत ही जघन्य अपराध किया और उसको मार के उस लड़की को और लड़का को दोनों को फेंक दिया महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे। ये घटना हुआ, ये घटना पूरा तूल पकड़ा। बहुत ही मतलब जघन्य अपराध था, बहुत ही हृदय विदारक घटना था और ये घटना पूरे दिल्ली में तहलका मचा दिया सिप साहब। उसी टाइम अन्ना मूवमेंट जस्ट मतलब लास्ट पे था वो, जस्ट लास्ट स्टेज पे ही चल रहा था और वो जब तूल पकड़ा तो हम लोगों ने पूरी तरीका से पूरी ताकत से पूरा दिल्ली उमड़ पड़ा। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, विजय चौक, इंडिया गेट पूरा नस्तो नाबूद बंद कर दिए, कोई एक्टिविटी नहीं होने दी। पूरी तरीका से हम लोग बैठ गए, बड़े डंडे खाए हैं बहुत ज्यादा। जब करवटें बदलता हूं तो आज भी कराह निकलता है। मतलब उस समय पुलिस डंडा इतना बर्बरतापूर्ण हम लोगों के साथ में हमला किया था पुलिस कि आपको बता नहीं सकते हैं मेरे भाई। शिव जी इतना तितर बितर कर दिया था। ये वाटर कैनन फेंक रहे हैं, ये लाठियां चल रही है, ये आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। हम लोग साजिया इल्मी, कुमार विश्वास, कौन कहां जा रहा है कुछ नहीं पता। अरे हम सब लोग इंडिया गेट के सामने में, अब वो है कि नहीं मुझे याद नहीं है, इंडिया गेट के सामने में एक शौचालय था, जंजीर वाला शौचालय था। अगर हम लोग उस शौचालय में अगर बंद नहीं होते तो शायद आज हम लोग मर गए रहते। ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन ये अपराध सरकार ने संज्ञान में लिया और कानून भी बनाया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जनता के पास ताकत है, अब ताकत दिखाइए तो सही। यहां पे लोग ताकत ही नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो बोल देगा, इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो केस कर देगा। भाई लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द कॉल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। मतलब इंसान के लिए, जनता द्वारा, जनता से बनाए गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यहां पे तो लोकतंत्र है ही नहीं। यहां पे तो चल रहा है कि भैया एक ही राजा के बेटा ही राजा बनते रहे। आप ये देखिए 1977 से लेकर के 2025 तक बाहुबली विधानसभा में 2 परिवार ने रूल किया है, आदरणीय देवनैन बाबू का परिवार और आदरणीय कपिल देव बाबू का परिवार। मतलब फिर से आप जो है अनुकंपा की चर्चा कर रहे हैं जो नहीं, मैं बस आपको पॉइंट गिना रहा हूं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सिपाही कि आम जनमानस के पास इतनी ताकत है कि हुकूमत कितनी भी बर्बरतापूर्ण करे उसको उखाड़ फेंकने की ताकत जनता के पास में है। जनता वोट के अधिकार से, जनता सार्वजनिक जगह पे धरना पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीका से कोई भी हुक्मरान को खाली करवा सकता है, कोई भी सत्ता को हटा सकता है, लेकिन जनता को आगे आना होगा। अगर जनता नहीं आएगा तो आज देखिए नीतीश बाबू मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, नौकरशाही हावी है, फर्जी कानून हावी है, लोग मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं हो रहा है। एक पूरे विधानसभा में एक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा नहीं है। किसान त्राहि कृष्ण कर रहा है यूरिया के लिए, पानी के लिए, लोग मर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए सिप भाई। निश्चित इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो एक क्वेश्चन और हम आपसे कर लेते हैं। फिर अब जब आपके एजुकेशन पूरा हुआ और जब दिल्ली से चले थे बिहार के लिए, और बिहार को जो है एक दिल्ली वाली पॉलिटिक्स और दिल्ली वाली जो तमाम चीजें जो आपने वहां पे पावर दिखाया था, जी वह ये कैसे हुआ कि आप बिहार आए और बिहार में आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े और लगा कि नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए थे तो चलिए जनता के बीच जाते हैं। इसको जरा समझना जो है जनता भी चाहेगी और आज हम भी समझना चाहेंगे। जी। ऐसा हुआ कि 2023 में अक्टूबर नवंबर में हम सब लोग बड़ा उथल पुथल चल रहा था आपका। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2023 में बड़ा उथल पुथल चल रहा था जेडीयू और आरजेडी के साथ, शायद आपको याद होगा। निश्चित। ठीक है, 2023 की बात बता रहा हूँ, ये दिसंबर की बात बता रहा हूँ, दिसंबर की।
तो ऐसे ही मैं बिहार निवास अक्सर जाता हूँ मछली चावल खाने के लिए, मुझे बेहद पसंद है बिहार निवास का मछली चावल। मतलब गरीबी से निकल के अब बिहार निवास तक पहुंच गए हैं हमारे राघव भाई ने। नो, अब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ शिव भाई, जिस फेज में माँ बाबू जी के आशीर्वाद से, सरस्वती की अहम कृपा से मैं एक एस्टेब्लिश एक बिजनेसमैन हो गया। मैं एक ठीक ठाक अच्छा छोटा सा बिजनेसमैन हो चुका हूँ। मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, और मैं खाने का बड़ा शौकीन आदमी हूँ। चलिए, बहुत शौकीन हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं टुंडे कबाबी करके एक रेस्टोरेंट है लखनऊ में, बड़ा ही लजीज खाना देते हैं, बड़ा ही बहुत ही सुंदर खाना देते हैं। मैं दिल्ली से लखनऊ खाना खाने के लिए अक्सर कितने बार गया हूँ। वाह, मुझे पसंद है खाना खाना, बिकॉज वी हैव ए वन लाइफ। इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। आपके पास सिर्फ एक जीवन है, और एक जीवन अपने मन के हिसाब से, सकारात्मक थॉट के हिसाब से अगर आप नहीं जिए तो आपका धिक्कार है पृथ्वी पे आना। ये मेरा मानना है। आपका एक लाइफ है। मेरा एक बेटा है, मैं भी अपने पिताजी का सबसे छोटा बेटा हूं। मैंने भी अपने जीवन में तरक्की किया, वो भी तरक्की करेगा। मैं उसके लिए क्यों इतना परेशान हूं? मेरा बहुत सिंपल थॉट है। बिल्कुल, मैं अपने बेटे के लिए मैं क्यों परेशान हूं? मेरा अपना लाइफ है, उसका अपना लाइफ है। मेरा काम है उसको इल्म अच्छा देना, मेरा काम है उसको तालीम अच्छा देना, मेरा काम है उसको हायर एजुकेशन देना। मेरा ये काम है एक पिता होने के नाते, वो मैं करूंगा। अब उसके लिए मैं 10 करोड़ रुपया जमा करूं, उसके लिए मैं 20 करोड़, मेरी बस की नहीं है भैया। मैं अपनी वाइफ से अच्छा, मैंने लव मैरिज किया है। अच्छा, वही बात हम डियो की बात कर रहे थे कि भाई प्यार व्यार हुआ था कि नहीं दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली में जो है लोग जो है अक्सर दिल दे बैठते हैं। राघव भाई दिल दे बैठे थे कि नहीं? मैंने उसका आपको जवाब दिया था शिव भाई कि मैं कुर्ता और पैजामा पहनता था, और उन लड़कियों को जींस और टी शर्ट पहनने वाले बच्चे पसंद थे। उन महिलाओं को जींस और टी शर्ट पहनने वाले बच्चे पसंद थे। और जब आप कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, पूरा एंटायर कॉलेज मैंने कभी जींस नहीं पहना, पैसा ही नहीं था खरीदने का। और वो भी महंगे जींस पहने जाते हैं वहां भाई। यस, महंगे जींस पहने जाते हैं, हायर मतलब बड़े 20-20 हजार ब्रांड का अच्छे ब्रांड के जूते पहनते हैं। मैं तो सर उस टाइम अपना क्या नाम है वो जो राजस्थानी चप्पल आता है, कालापुरी, क्या बोलते हैं उसको? अरे कालापुरी समथिंग बोलते हैं ना उसको, जो चप्पल मिलता है 100-125 रुपए। हाँ, वो दाने वाले। नहीं, अरे यार महाराष्ट्र में बहुत चलता है, क्या बोलते हैं, सोलापुरी चप्पल। अच्छा, सोलापुरी चप्पल हम लोग पहनते थे, ठीक है। और मैं कुर्ता और पैजामा पहनता था। अब इस भूखे नंगे को कौन पसंद करेगा मेरे भाई, जिसके जेब में 10 रुपया नहीं है, एक बर्गर खाने का पैसा नहीं है, एक पेप्सी पीने का पैसा नहीं है, ऐसे साथ कौन लड़की आएगा? आएगी ना? नहीं आएगी ना। सच्चे दिल से चाहने वाली और जो इबादत और उस प्रेम को अच्छे से समझती वही आएगी सर। नहीं, अक्सर आती भी है। नहीं, लेकिन हाँ, बीइंग ए सीरियस नोट, मुझे कभी कॉलेज में प्यार नहीं हुआ। बीइंग ऑन द सीरियस नोट, बिकॉज आई बिलोंग वेरी, मतलब लड़की देख करके बड़ा अदब आता है, बड़ी इज्जत आती है, बड़ी सम्मान आता है। मतलब उस सोच में नहीं पड़ जाते हैं कि मुझे इनसे प्यार हो जाए, हमारी औकात ही नहीं उनसे प्यार करने का। वहां लेवल ही कुछ अलग है। लेवल ही कुछ अलग है। वहां पे जो भी महिलाएं, जो भी लड़की है, वो आपके लेवल से बहुत ऊपर के लोग हैं। आपके पास में 10 रुपया नहीं है और आप चाहते हैं प्यार करेंगे, संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, कुर्ता पैजामा पहनने के बाद आपको ऐसा थॉट ही नहीं आएगा। इस बात पे भी जोर दिया जाए कि कुर्ता पैजामा पहनने के बाद ऐसा भाव ही नहीं आएगा मन से कि हम किसी से प्रेम करें। हर आदमी, लेकिन फिर भी हुआ। यस, अब मैं आता हूं कि कैसे हुआ। ओके आज आप ये मैं बोलना नहीं पसंद करता हूं, बिकॉज ये बेहद निजी सवाल है, और इस निजी सवाल को बहुत सारे लोगों ने, मतलब शॉर्ट में कहे कि जब आप बिजनेस में आ गए, जब आप जो है अपना काम धंधा स्टार्ट कर लिया, जब अपने लाइफ में जो है उस एजुकेशन की वजह से, मैं आपके एजुकेशन का बहुत सम्मान करता हूं, थैंक यू, क्योंकि एजुकेटेड लोग यदि बावड़ी में आए हैं, और दिल से मैं आपको थैंक्स कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग जो है आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। पहले तो जाहिल और 10वीं पास भी नहीं हुआ करते थे, जो गन चलाया वही जो है नेता बनते थे। लेकिन अच्छा है कि आपकी पार्टी और आपका बहुत अच्छा जो है विजन है कि आप एजुकेटेड है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये बिजनेस, ये तमाम चीज के बाद प्यार मिला। ओके, आई विल टेल यू क्या हुआ शिव भाई कि 2013 में मैं अपना सारा ये सब चीज दुख दर्द से निकल गया। 2013 के एंड में, 2014 में हमने पीछे जब पलट के देखा तो कोई खड़ा नहीं था, ना वो दिल्ली पुलिस, ना वो कन्वेनर, ना वो इनोवा गाड़ी, कुछ भी नहीं, ना दोस्त। नहीं, दोस्त तो थे, लेकिन दोस्त के जेब में भी 10 रुपया नहीं था। मेरा रिचार्ज उत्कर्ष किशोर करवाता था। मेरा फोन का रिचार्ज उस टाइम ऐसे जो कूपन मिलता था, उस कूपन को खरोच के
उसमें नंबर डालते थे तब जाके रिचार्ज होता था, आप लोगों को याद होगा सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा रिचार्ज उत्कर्ष किशोर करवाता। उत्कर्ष किशोर आज के डेट में इंडिया का मतलब बिहार का इज टॉप बिगेस्ट पर्सन इन बिहार, बिगेस्ट पर्सन। श्याम किशोर बाबू जो आईएएस थे उनका बेटा था। हमारे पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत उत्कर्ष किशोर ही था। सबको बर्गर भी खिलाता था, सबको गाड़ी पे भी घुमाता था। इत्तेफाक से वो आपका दोस्त था। हाँ मेरा दोस्त था, और आज भी इतना प्रेम है, कांटा खड़ा हो रहा है, अगर नाखून में भी दर्द होगा तो मेरा भाई आए ना आए, दिल में दर्द उत्कर्ष किशोर यहाँ आएगा। बहुत प्रेम है आपस में। बता नहीं, देखिए मेरा कांटा खड़ा हो रहा है सर, आप छू के देखिए मेरा कांटा खड़ा हो रहा है। इतना प्रेम है आपस में। शुभम श्रीवास्तव, उत्कर्ष किशोर, देवेंदु झा, ईशांत शर्मा, ये सब मेरे आज के डेट में भी इतने क्लोज हैं कि उन सब लोगों ने ये बीरा ठान लिया है। सब लोग आज टॉप लेवल पे हैं, किसी की सैलरी 5 लाख से कम नहीं है, किसी की सैलरी 5 लाख से कम नहीं है। सब लोगों ने ठान लिया है कि अगर ये राघव चुनाव लड़ेगा और प्रशांत जी अगर इनको टिकट देंगे तो अपना जीवन का 1 महीना लगाएंगे राघव के पीछे, और जितना अर्जन किए हैं, जितना हेल्प कर सकते हैं, सब राघव के लिए हेल्प करेंगे। क्योंकि हम सब लोग गरीबी से निकले हुए लोग हैं। आज सब टॉप पे, कोई 5 लाख, कोई जाकिर हुसैन कॉलेज का प्रोफेसर, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, अंकित सिंह ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, उसको गवर्नमेंट बुलाया है, उसको घर दिया है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है सर। इतना इंटेलिजेंट था अंकित सिंह, वो प्रोफेसर बैठता था और वो क्लास लेता था। आप ये समझिए, इतना हाईली टैलेंटेड है वो लड़का। आज के दिन में ऑक्सफोर्ड में है वो। बहरहाल बैक टू द पॉइंट आता हूं मैं आपको। मुझे प्रेम कहां पे हुआ ये मैं बाद में आता हूं। मैं बिजनेस में कहां से आया मैं इसकी एंट्री बताता हूं। 2013 में जब हम लोग ये देख रहे थे कि चलो अब सब लोग अलग अलग हो रहे हैं, उसी दौरान शूटिंग करने के लिए कॉलेज में कुछ लोग आए। मैं कन्वेनर के पद पे था, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया था, मैं कन्वेनर के पद पे था। तो अब शूटिंग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा गहन से सुनिएगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशंस भी होगा। ये जो स्टोरी है, जो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा हूं, परमात्मा को पता है आपका डेस्टिनेशन कहां जाओगे। आप अपने रास्ते पे सकारात्मक रूप से चलते रहें, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए, बिना किसी के बारे में गलत सोचे हुए आप अपने रास्ता पे चलते रहें। इंसान वही मेरे लिए काबिल है जो दुश्मन को गले लगाता है, ये मेरा अपनी भावना है। इंसान आज वही काबिल है, और मैं उन्हीं को इज्जत करता हूं जो दुश्मन को गले लगाता है। हर आदमी तो कट्टा ही लेके चलता है दुश्मन के पीछे। मेरा अपना सोच है। मैंने सबसे पहला मैंने होली मिलन समारोह किया था 2024 के मार्च में। मुझे पत्रकार ने पूछा आपके लिए संदेश क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने यही बोला कि ये त्योहार रंग का है, ये त्योहार सामाजिक समरसता को कायम करने का है। आपको बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज आपके जीवन का जो दुश्मन होगा उसको गले लगा के आप ये रंग लगाइएगा। तो बात को बड़ा गंभीरता से सुना जाए महोदय। 2013 में एक शूटिंग करने के लिए कुछ लोग आए मेरे कॉलेज में। जब शूटिंग करने के लिए लोग आए तो उन लोगों ने हमसे मुलाकात किया। शूटिंग के नाम पे दोनों कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं भी देखने में कोई बेकार नहीं था, अभी थोड़ा अच्छा था कि फोटो में आ जाएंगे, थोड़ा सा मतलब हीरोइन आई होगी तो उसके साथ थोड़ा फोटो हो जाए, मतलब एक गजब का उत्साह हुआ। कुछ करने के लिए था भी तो नहीं ना, क्योंकि अब तो टेनियर खत्म हो रहा है कॉलेज का। अब इसके अलावा क्या करेंगे? अब तो जाएंगे जॉब करेंगे, तो इसके अलावा क्या करेंगे? अब तो टेनियर खत्म हो रहा है ना, तो 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा। शूटिंग वाले लोग जो आए तो कान दोनों खड़े हो गए शूटिंग के नाम पे कि यार फिल्म शूटिंग, हीरो सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, कान दोनों खड़े हो गए कि अरे भाई अच्छी बात है। अमन सचदेवा थे डायरेक्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान में गुलशन सचदेवा का बेटा अमन सचदेवा, जिन्होंने हिंदुस्तान में ये जो सीरियल का क्रेज आया वो गुलशन सचदेवा जी ही लाए थे। उनका बेटा अमन सचदेवा, वो मेरे बड़े अच्छे 2-4 दिन में मित्रता हो गई। तो शूटिंग उनके बाद 15-20 दिन के बाद होना था। तो शूटिंग के दौरान जो मैंने उन लोगों को काम करते हुए देखा ना कॉलेज में, तो मुझे लगा कि यार यही मेरा जगह है, मैं यही काम करूंगा। परमात्मा को डेस्टिनेशन तय होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं यही काम करूंगा। मैं उनके पीछे लग गया। 6 महीना में जो इंसान मेन था, जिसे लाइन प्रोड्यूसर बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं उनको 6 महीना तक उनका गाड़ी धोया। अब मैं किस लेवल पे था? कन्वेनर था, मुझे 2 दिल्ली पुलिस मिला हुआ था, मुझे गाड़ी मिला हुआ था। उस टाइम कांग्रेस का सरकार था, मैं NHY का
एनएसयूआई का कन्वेनर था, 24 कॉलेज का लीडर था, 24 कॉलेज में जाकर रिपोर्ट में रोहित चौधरी को देता था, मुकुल वासनिक, अजय माकन को मैं रिपोर्ट देता था। बड़ा ही चर्चित चेहरा था मैं डीयू का सर, बड़ा ही चर्चित चेहरा था, नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस तक। राघव झा मतलब एक ब्रांड था। जब चाहते सर एक दिन में चाह लिया सब लोगों ने मिलके कि पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस करना है साउथ कैंपस को। जिम्मेदारी से बताता हूं, अगला 24 घंटा में मैंने सीसीटीवी कैमरा से लैस करवा दिया, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस करवा दिया। आज भी आप सत निकेतन से लेफ्ट मारेंगे तो सीसीटीवी जितना देखेंगे सब मेरा दिया हुआ है, सब मेरा बनवाया हुआ है, सामने खड़ा होकर के बनवाया। क्योंकि उससे एक दिन पहले हमारे कॉलेज की एक छात्रा को गोली मार दिया गया था। हम इस पे बाद में आएंगे, हाँ मैं कहा था स्किप द माइंड, क्या मैं बोल रहा था, निश्चित तौर पे डायरेक्टर के साथ, हाँ डायरेक्टर साहब के साथ। तो लाइन प्रोड्यूसर का मैं घर में बच्चे को स्कूल लेके जा रहा हूँ, उसका गाड़ी साफ कर रहा हूँ, तो ये सब मैं उसके करता रहा। 6 महीना बाद उसने मुझे बोला कि तुमको हम 200 रुपया पर डे देंगे। 6 महीना बीतने के बाद कि 200 रुपया तुमको हम पर डे देंगे, तुम हमारे लिए काम करो। भाई मेरे जीवन का ऐसा लगा कि इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। बस 200 रुपया, 200 रुपया उस टाइम 200 रुपए का वैल्यू था। 2013 की बात बता रहा हूँ सर, उस टाइम मतलब हम 90s की बात नहीं कर रहा। अच्छा, 2013 की बात कर रहे हैं। 200 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर। जिसके जेब में 10 रुपया नहीं, उससे पूछे 200 रुपया क्या होता है पर डे। मैं बहुत खुश हुआ, मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, उनको पानी पिलाना, ये करना वो करना। मैं सर 6 महीना उसके पास काम किया। 6 महीना के अंदर में वो जितना काम करते थे, वो जितना सब कुछ मैनेज करते थे, कैमरा, लाइट, स्पॉट, खाना, मेकअप, कॉस्ट्यूम, एक्टर्स, एवरीथिंग मैनेज करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वो सुबह 4 बजे के कॉल टाइम पे नहीं आते थे, सुबह 4 बजे के कॉल टाइम पे मैं पहुंचता था, वो घर में सोते थे। एक दिन एक धीरज जिंदाल डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छी फिल्में बनाई, द स्कूल बैग, इस पे बाद में हम आएंगे। वो ऐसे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का फिल्म बना रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का एक फिल्म बना रहे थे, सरकारी फिल्म था। तो ऐसे आए, हमारे गर्दन पे हाथ दिए, बोले राघव जी सर, तुम जो ये सब करते हो उसको तुम क्या पर डे मिलता है? तो बीइंग ए प्रोटोकॉल मैंने बोला भाई जी जाने दीजिए ना सर, नहीं वैसे बताना भाईचारा में। बोले भैया हमको मिलता है 500 रुपये पर डे। 200 बोलते तो इज्जत खराब हो जाती, इज्जत खराब हो जाता, क्योंकि इतना मैनेज कर रहे थे। तो 200 बोलना लगा कि यार 200 बोलेंगे कि क्या अपनी इज्जत की फलूदा हो जाएगा, 500 बोल देते हैं। तो 500 पर डे मिलता है। वो ऐसे चबाने लग गए होठ, बोले कि अगर 2000 पर डे देंगे तो तुम मेरे साथ कल से काम करेगा। तो मैंने सोचा कि भैया कल ये बात बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे जिसने निवाला दिया है मैं उसको डीच नहीं कर सकता। मैं पहले उनसे बात करूंगा और अपने पिताजी से मैं बात करूंगा, तब आपको बताऊंगा। ये बात मैंने उनको बताया नहीं, उनको मैंने ये बोला भैया जी मैं ये कल बताऊंगा। वैसे ही मुझे कल उनके ऑफिस जाना ही था सारा बिल सबमिट करने के लिए। खत्म हुआ, पैकअप हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। मैंने धीरज भैया से, मैंने भंडारी भैया से बात की। भंडारी भैया से सी बात है, बोले यार राघव अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जीवन में तो बीइंग ए पर्सन आपको जाना चाहिए। हाँ, मगर अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जाओ, मतलब हर आदमी को मिलता है अपॉर्चुनिटी। तो तुम स्मार्ट आदमी हो, तुम पढ़ा लिखा हो, तुम समझदार हो, तो तुम जाओ बात करो उनसे। उन्होंने इजाजत दिया। मेरे पिताजी बोले कि भंडारी जी से बात करो पहले, भंडारी जी अगर बोलेंगे तभी जाना है। वो भी बेहद ईमानदार व्यक्ति, डट गए। हाँ, बेहद ईमानदार। अगर भंडारी जी बोलेंगे आपको तभी जाना है। जिसने पहला निवाला दिया है जीवन में याद रखें, उसके लिए हमेशा आप एहतराम करते रहें। ऊपर वाले से दुआ करें कि हमारा पेट भरे ना भरे, उनका पेट जरूर भरना चाहिए। आपको सबसे पहला स्थान दिया है उन्होंने। बहरहाल मैं धीरज भाई के पास में गया, धीरज भाई मेरे को एक्सेप्ट कर लिए। मैं उनके साथ सर काम करने लग गया। मुश्किल से लगभग 6-7 महीना। तो फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, फिर वो दिल्ली में, फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो मैं दिल्ली में था। फिर मैं दिल्ली में मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। मैंने अपना कंपनी फॉर्म कर दिया 2014 के मार्च में, TRJ प्रोडक्शन। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कैमरे पे, TRJ प्रोडक्शन पूरे दिल्ली में ऐसा हिट हुआ। TRJ प्रोडक्शन का मतलब ही समझ लीजिए, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, टीम राघव झा मैंने अपने कंपनी का नाम रखा लाइन प्रोडक्शन में। जो 40 साल से लाइन प्रोडक्शन कर रहे थे दिल्ली में,
उनका मैंने खटिया खड़ी कर दिया। मतलब एक एक दिन में मेरा 6-6, 7-7 जगह शूटिंग चलता था सर। इतना मैं फेमस हो गया, क्योंकि जो आदमी 50,000 पर डे ले रहा है तो मैं 20,000 पर डे लेता था। अच्छा। तो इंसान तो आएगा ही हमारे पास में, निश्चित। काम तो सेम करके देगा, वही कैमरा, वही लाइट, वही लोकेशन, सब कुछ तो सेम है। इंसान का कोऑर्डिनेशन वैल्यू कम हो गया, मैंने अपना वैल्यू कम किया। जो इंसान 50,000 रुपये पर डे ले रहा था, मैंने अपना रेट सीधा गिरा दिया 15,000 पर डे। मुझे तो काम करना था सर, मेरे घर में अन्न नहीं था खाने के लिए, मेरे घर में निवाला नहीं था खाने के लिए, मुझे तो काम करना था। मैंने सर वो काम करना स्टार्ट कर दिया 2015, 16, 17, 18। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम 900 से ऊपर फिल्में मैंने प्रोड्यूस कर दिया, एड फिल्म 900 एड फिल्म। ऐसा इंडिया में कोई ब्रांड नहीं होगा जिस ब्रांड के लिए मैंने काम नहीं हुआ। जो आपका कंपनी है कैनन, उसके लिए भी मैंने काम किया है, वो भी मेरा क्लाइंट रह चुका है। जिस मोबाइल पे आप शूट कर रहे हैं, ये मोबाइल मेरा क्लाइंट अभी भी है। ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, लावा के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया है जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इंडिया में वो काम के लिए मना कर दिया सब लोगों ने। कैलिफोर्निया फोन किया क्लाइंट, कैलिफोर्निया मना कर दिया। उसको एक बंदा ने मेरा नंबर दिया क्लाइंट को कि आप ये राघव झा से बात करिए, दिल्ली में बैठता है लड़का, इससे बात करिए, यही कुछ जुगाड़ कर सकता है। बहुत अच्छा ब्रीफ था। एजेंसी ने जो ब्रीफ तैयार किया था, बहुत बेहतरीन ब्रीफ था। ब्रीफ ये था कि लावा मोबाइल पे इंडियन फ्लैग रेज करना है 15 अगस्त के दिन, और वो ब्लिंक नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। लावा मोबाइल के वॉलपेपर पे एक वीडियो चलेगा 15 सेकेंडर, इंडियन फ्लैग उस पर रेज करेगा। बात को समझिए, मतलब रेज करेगा, लहराता हुआ रेज करेगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मेरे पास ब्रीफ आया, मैंने क्लाइंट को बोला एक्स अमाउंट, को तुरंत मान गया बिना कोई स्ट्रेटजी किए हुए। मैंने बोला यार अब तो क्लाइंट मेरा बात मान गया, अब क्या करे? अब सलाह कहा क्या करें, अब कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। एक मेरा दोस्त है अक्षय पाठक, डेली डिजिटल करके एजेंसी चलाता है। उसको मैंने ऐसे रैंडम फोन किया, वो रोज शाम को 7-8 बजे फ्री हो जाता है। मैंने उसको रैंडम फोन किया, भाई क्या हाल है? तो राघव मैम को बताओ। मैंने बताया यार ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है। क्लाइंट को मैंने अमाउंट भेजा, उसने तुरंत मान गया, तुरंत मेरे को पीओ रेज कर दिया। बोला अबे तेरे पास जो आया है वो मेरे पास भी आ चुका है, पूरा दिल्ली उसको मना किया, तूने क्यों हाँ भर दिया? अब लीगली में फंस जाता, क्योंकि जब क्लाइंट को आपने एस्टिमेट दिया, क्लाइंट आपका बात मान गया और आपको परचेज ऑर्डर रेज कर दिया, पीओ के बाद तो आप मना नहीं कर सकते। मैंने बोला अक्षय भाई आप हमारे लिए ना, आप हनुमान हो, आप कहाँ हो ये बताओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये बात है 2022-23 का बात बता रहा हूं मैं आपको, 2023 का बात बता रहा हूं। मैं उनके पास शाम को गुरुग्राम पहुंचा, वैसे 9, साढ़े 9 बजे उनके ऑफिस में बैठा। हम लोगों ने एक कॉफी मशीन से कॉफी निकाला, कॉफी पीना स्टार्ट किया। तो बोले यार भाई ये काम कैसे होगा? तो बोला यार एक बंदा है उससे मिलवाता हूं तेरे को। उसने फोन किया, दूसरा बंदा एक हर्षित करके आ गया। जब वो आया उसने बोला भाई ये काम को तो मैंने भी मना कर दिया है, ये काम तो मेरे पास ऑलरेडी पहले आ चुका है, ये मेल देखो। ओके, तो फिर 1-1.5 घंटा बीत गया, ऐसे ऊपर गए नीचे आए। बोला ये राघव एक आइडिया है, आज रात का समय दो, कल इस पे बात करेंगे। एक आइडिया है। आप क्रिएटिव लोग ना बड़ा अजीब तरह का बात करेंगे। जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बड़ा स्मार्ट होता है। राघव यार लेट्स क्लोज दिस, टुमारो वी हैव टू टॉक ऑन दिस। चलो ठीक है। सुबह उनके पास में क्या ख्याल आया नहीं आया, उनका खुद ही फोन आया, ज्वाइंट कॉल, एक व्हाट्सएप पे आया, कौन कॉल। बोला राघव यार ये प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब तैयार हो गए लोग, क्योंकि वो लोग हाईली टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हर्षित इज अ वेरी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो रेडी हो गए वो लोग। अरे भाई आप गिनीज वर्ल्ड बुक को रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो। चाइना ने जो गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड किया था, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है ये। 1500 मोबाइल फोन का एक पूरा लिम्बो बनेगा, उस पे तिरंगा रेज करेगा। मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। और बार मैं कहता हूँ ना, मैं अपनी लाइफ का जो मेरा फेज है ना, जो सबसे टफ वर्क है मैं वही करना पसंद करता हूँ। जो कोई नहीं कर सकता है वो मुझे करना है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है। जो कोई नहीं कर सकता है, आई हैव टू डू इट। मेरी डिक्शनरी में नो वर्ड है ही नहीं, नेवर है ही नहीं, जो है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ही नहीं।
जो भी है होना है, मैं ही करूंगा, कोई नहीं कर सकता है। तो फिर उसको हमने सुबह फिर हम लोग कॉल कॉल किए, बात किए हम लोगों ने। फिर गुड़गांव पहुंचे, दिन के 2-3 बजे हम लोग बैठे हैं चैम्बर में, और ये स्टडी तैयार हो गया कि ये बेंगलोर में कंपनी है जो इस पे काम करेगा। हमने उनके साथ डील किया, उन्होंने हाँ मान गया। उनके पास तक ये पहुंचा नहीं था, उनको एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा। बेंगलोर इज टेक्निकल हब, टेक्निकल हब। बेंगलोर की कंपनी से हमने बात किया, हमारा डील क्लोज हो गया। डील क्लोज हुआ, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। 15 दिन तक, जो जून में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, 15 अगस्त को जाना है लाइव। 15 अगस्त को DLF मॉल नोएडा में पूरा सेट लगा था, पूरा सेट लगा था। अगर आप जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा जो मैंने गिनीज बुक रिकॉर्ड ब्रेक किया हूं। 1500 मोबाइल फोन पूरा अटैच किया गया, और उस पे इंडियन फ्लैग रेज हुआ, पूरा गुजबम्स बना। गिनीज वर्ल्ड बुक हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, हमारा नाम आया लावा मोबाइल। क्योंकि लावा हमारा इंडियन ब्रांड है, इसलिए हमने अपने इंडियन फ्लैग को, जिससे दिल जान से मोहब्बत करते हैं अपने फ्लैग से, उस फ्लैग को हमने रेज किया, हमारा नाम हुआ। बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि आप ये समझो कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ता चला गया। मुझे जो भी अचीवमेंट, जो भी मेरे सामने में टफ वर्क आया, मैंने वो सब करके दिखाया। इंडस्ट्री ने मेरे को लोहा मान लिया। और आज के डेट में भी मैं, रेन पिक्चर्स मेरा कंपनी का नाम है शिव भाई, आज के डेट में इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जिस ब्रांड के लिए मैंने स्ट्रेटजी प्लान नहीं किया होगा, उस ब्रांड के लिए मैंने फिल्में ना बनाया होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं और आप राघव झा आप डालें या रेन पिक्चर्स डालेंगे, आपको दिखेगा लावा, इन्फिनिक्स, आइसोप्योर, इंडस बैंक, यस बैंक, क्या नाम है अपना, वीवो, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस। आई हैव डन 900-1000 फिल्म्स, और बहुत लार्ज स्केल पे। अब आप मेरे जीवन में, अगर आप मेरे जीवन में देखें तो ये मेरा जो फेज आया है ना 2000, जो कोरोना का समय था, जब कोरोना का समय था, उस समय में भी हम सिर्फ समाज सेवा ही कर रहे थे भाई। अब मैं कोरोना के काल पे आता हूं। कोरोना काल में जब मैं अपने गाड़ी में एप्पल और पार्ले जी बिस्किट्स और पानी, मेरे जो गाड़ी है दिल्ली में, उस गाड़ी में हम पीछे भर के रखते थे, क्योंकि मेरा जो स्टाफ सब था उस सब की भी हालत बहुत खराब था। मैं अपने कुछ बिहारी जो स्पॉट थे, जो बिहार के लोग थे, उनको मैं अपने घर पे ही रख लिया था। 7-8 स्पॉट मेरे घर पे ही रहते थे, क्योंकि वो बैंक तक जा नहीं सकते थे, और उन लोगों को गांव जाना था। उन लोगों को बोलते थे भाई मत जाओ, नहीं गया। 7-8 लोगों को मैं अपने घर पे ही रखा। और दिन में हम गाड़ी लेके निकलते थे, और जो अपना रोड है, जिस रोड से हम लोग मतलब बिहार आते हैं, उस रोड पे मजदूर, किसान, भाई हालात देख करके तो इंसानियत शर्मसार हो जाए। मतलब तब वो जो समय था, ऐसा लगा आपको कि समाज सेवा करते हुए जो है हम बिहार और बिहार की दहलीज की पॉलिटिक्स पे जो है हम कदम रखे? नहीं, मेरी उस टाइम मेरे पास हिम्मत नहीं था मेरे भाई, क्योंकि 2020 तक मेरे पास ये हिम्मत नहीं था, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। और पॉलिटिक्स तो पैसों का गेम है, जहाँ पे पैसे वाले लोग ही पॉलिटिक्स करते हैं। वही मैंने अपने आप से 2023 में, मैं बिहार निवास अक्सर खाना खाने जाता हूँ, तो बिहार के कुछ मंत्री जो है बिहार सरकार में, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है उन लोगों से, इस वक्त भी अच्छे संबंध है। वो लोग अपने पार्टी में बुलाते रहते हैं। मैं अक्सर उनके पार्टी में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि कोई सिद्धांतवादी पार्टी है ही, रीजन नहीं है। हाँ, आप अगर देखिए 2005 से लेके 2010 तक नीतीश जी का विजन था ही। उसके बाद तो सिर्फ कुर्सी बचाने का ही होड़ शुरू हो गया। 2015 से लेके 2025 तक अगर आप देखें तो आदरणीय नीतीश जी मेरे आदर्श नेता है, मैं उनकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ। लेकिन सत्य ये है कि वो अपना कुर्सी बचाने में ही मसरूफ थे, वो जनता के ऊपर में कहाँ ध्यान दिए हैं बताइए। 2015 से लेकर 2025 तक इस पे करेंगे राघव भाई, लेकिन अब बाबूगढ़ी की जनता, और आप बाबूगढ़ी में हैं, तो बाबूगढ़ी की जनता आज अपने एक बेटा को भी और अपने एक भाई को भी और यूथ को भी, और चलिए यह आज समझना चाहेगा कि आप बिहार में जो पॉलिटिक्स करने का मन बना लिए, बिहार में जो है लोगों को सेवा करने का मन बना लिए, तो भाई आप जन स्वराज को ही क्यों चुने? और आई थिंक मुझे जैसा लगता है, मैं आपसे कंफर्म भी होना चाहूंगा कि जन स्वराज का आप जो हैं बाबूगढ़ी विधानसभा में, मुझे लगता है
कि पहला लाठी पहला डंडा आप हो सकते हैं, ऐसा तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, सत्य भी यही है, ऐसा हो नहीं सकते। दैट इज द फैक्ट कि जन स्वराज का सबसे पहला कमान अगर मैंने मतलब बाहुबली में मैंने ही लिया है। जन स्वराज इट्स ए लॉन्ग टर्म विजन, इट्स ए लॉन्ग टर्म विजन। ये जो 5 मुद्दा है जन स्वराज का, अगर आप उसको थोड़ा सा शांत से चिंतन मंथन करके अगर आप उस जन स्वराज के 5 मुद्दा को पढ़ें और उसको समझने की बस क्षमता को थोड़ा सा तीव्र करें, तो आप समझ जाएंगे कि जीरो से लेके जो अंतिम काल तक है मनुष्य जीवन का, मानवीय जीवन का, उसमें सारा सुख सुविधा जो सरकारी रूप से मिलना चाहिए आपको मिल रहा है। थोड़ा सा चिंतन करिए, हर वर्ग के हर समुदाय के लोगों को मिल रहा है। 2023 में मैं बिहार निवास में खाना खाने गया था। एक मंत्री जी मिले हमें, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, और बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो बोले यार अगर भाई चलिए इंपेरियल होटल में चलते हैं, आज वहीं खाना खाएंगे। चलिए भाई। तब तक तो राघव भाई उस लेवल में भी हो गए ही थे कि निश्चित तौर पे इंडस्ट्री तमाम चीज चल रहा था। जी जी। आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, आपके बिहार में जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सब मेरे को आप ये समझिए छोटा भाई मानते हैं। जितने भी टॉप लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, टॉप लीडर्स की जो यहाँ का नेतृत्व करते हैं अपने बिहार का, वो सब मेरे क्लोज मित्र में से हैं, बहुत गहरा संबंध है। लेकिन उनके पास सिद्धांत नहीं है, इसीलिए मैं उन लोगों से नहीं जुड़ पाया। आरजेडी में इसलिए नहीं गया कि वो सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बीजेपी में इसलिए नहीं गया कि सिर्फ और सिर्फ वो सांप्रदायिक पार्टी की राजनीति करते हैं, बीच में एक दरार पैदा करते हैं। हम ठहरे मानवता धर्म पालन करने वाले, प्योर समाजवाद है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम प्योर समाजवाद की परिकल्पना लेके अपना जीवन यापन अभी 37 साल के हो चुके हैं। सिर्फ समाजवाद की परिकल्पना है मेरे अंदर में। मेरे जहनियत तौर पे मैं सिर्फ मानव धर्म को पालन करता हूं, मानवता को ही परम धर्म मानता हूं। बहरहाल गए खाना खाने के लिए, वहां पे एक और मिनिस्टर साहब आ गए। हम चारों आदमी, एक और हमारे मित्र हैं वो भी, चारों आदमी हम लोग टेबल पे बैठे, लंच का समय था। तो जो दूसरे मिनिस्टर साहब आए थे, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ माफ करिएगा, नाम लेना उचित भी नहीं है। उन्होंने हमसे बोला कि राघव भाई आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं बिहार में? तो जो दूसरे मिनिस्टर साहब जो हमारे साथ गए थे बिहार निवास से, अरे भाई बाबूबरही विधानसभा है इनका, मधुबनी जिला है। अच्छा सर, जहां से विधायिका जी, क्या नाम है जी उनका, अब समझिए, हमको बड़ा शर्म लगा वहां पे, बड़ा शर्म लगा जब मुझे ये बोला गया कि आपके मिनिस्टर है बिहार सरकार के, हो दोनों मिनिस्टर बैठे हुए हैं। नाम क्या है उनका, जो वहां से विधायिका कोई महिला है, जो हमारे साथ गए थे मिनिस्टर साहब, वो बोलते हैं कि मीना जी हैं। हम सन्न रह गए सर, हमको तभी एहसास हुआ कि लीडर में दम नहीं है। अगर लीडर में दम नहीं है तभी एक मिनिस्टर आपको नहीं पहचान रहा है। बिहार सरकार का मिनिस्टर फर्स्ट रो में बैठता है। नीतीश जी जिस दिन ओथ लिए हैं 2024 में, उनके साथ उसी दिन ओथ लेता है वो आदमी हमारे विधायिका को नहीं जानता है। अंदर से वो जो पूरा कम्युनिकेशन सिनेरियो था ना, अंदर से मुझे झकझोर दिया कि मतलब हिला दिया कि हमारी विधायिका कमजोर है इसीलिए नहीं जानता है, हमारी विधायिका प्रभावशाली नहीं है इसीलिए नहीं जानता है, हमारी विधायिका में वो दम नहीं है इसीलिए एक मिनिस्टर बिहार सरकार का उनको नहीं पहचानता है। कष्ट तो होगा ना सर, आपको कष्ट नहीं होगा सिर्फ भाई? बिल्कुल बिल्कुल होगा। इतने बड़े मिनिस्टर जब हमारे विधायिका और उनके नाम को नहीं जानते, तकलीफ होगा कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। आदरणीय कपिल देव बाबू जब थे, बड़े आदर्श नेता में से रहे, बड़ी इज्जत सम्मान है उनका, बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं उनको सब लोग जानते थे। वो भी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र में से थे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते थे, मेरे गाड़ी में बैठ के ये लोग जाते थे। मैं इनकी इतना इज्जत सम्मान, इनको ऐसो आराम की मैंने बहुत, ये सब चीज व्यक्तिगत है, नहीं बोलना चाहिए, व्यक्तिगत चीजें हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने सब कुछ उन लोगों के लिए किया। लेकिन कपिल देव बाबू एक बेहतर व्यक्तित्व, बेहतर छवि के इंसान थे, एक नेता थे, लोग जानता था। लेकिन 2023 की जो घटना है दिसंबर की, वो मुझे झकझोर दिया कि भाई मेरे नेता को अगर नहीं पहचानता है तो मेरे नेता में दम नहीं है।
भाई बिहार सरकार का मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और वो एक बार से नहीं, दो दो तीन तीन बार का मिनिस्टर है, वो हमारी विधायिका को नहीं पहचान रहा। मैंने याद दिलाया है, वो भी जो मेरे साथ गए थे वो भी नहीं उनको याद आ रहा है कि कौन है विधायक। और भाई बिहार में वो लोग चर्चित लोग हैं, वो भी तो विधायक है कहीं से, और आप भी विधायक हैं। उनको लोग जानता है, आपको लोग नहीं जानते, इसका मतलब आप में प्रभाव कम है। बहरहाल हमको जो मिनिस्टर साहब आए थे, जो साथ में गए थे वो नहीं, जो आए थे, तो राघव भाई आप इतने सालों से राजनीति में हैं, आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? आप हमको देखिए, हम दूसरी बार से इंडिपेंडेंट, आज तक उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, भी आपको क्लू दे देता हूं। आज तक उन्होंने जेडीयू ज्वाइन नहीं किया और आज भी मिनिस्टर है बिहार सरकार में। उन्होंने जेडीयू ज्वाइन नहीं किया, वह इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और इंडिपेंडेंट जीतते हैं। तो हमने बताया उनको कि भाई जी आपके साथ हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी आप इस पार तो कभी आप इस पार, कभी इस दल में तो कभी उस दल में। जिस विरोधी के, आरजेडी के खिलाफ आप लोगों से वोट मांगा और आप जिनके आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे, उनके साथ आपने सरकार बनाया हुआ है। आप लोगों ने उनके साथ सरकार बनाया ना, आप आरजेडी के खिलाफ थे, तो इसका मतलब आपके अंदर में कोई सिद्धांत नहीं है। राजनीतिक नैतिकता आपके जहनियत तौर पे मर चुका है, इसीलिए आप उनके साथ हैं। कुर्सी के लोभ में हैं, सत्ता के लोभ में हैं, पैसा कमाने के लोभ में हैं, अपने बाल बच्चा को रेयान इंटरनेशनल पब्लिक इसमें ऑक्सफोर्ड और वहां लंदन अमेरिका भेज रहे हैं। बिहार सरकार के बहुत सारे मिनिस्टर हैं जिनके लंदन अमेरिका उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे आपके बच्चे 1500 रुपया के लिए भटक रहे हैं, ढंग का बदन पे कपड़ा तक भी नहीं है। आपको जानकारी होगा सर, इनके जो बच्चे हैं वो आज लंदन अमेरिका में रहते हैं और हमारे बच्चे कहां, वो आपके सामने ही हैं। वहां पे जब मुझे बोला गया ना कि राघव जी आप क्यों ट्राई करते हैं, आप चर्चित भी हैं, चर्चिल भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कम्युनिकेशन आपका बड़ा स्ट्रांग है, आपको तो लड़ना चाहिए विधायक, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो गए थे उन्होंने एक ही मिनट में इमीडिएटली आंसर दे दिया कि राघव जी को हम 5 साल से बोल रहे हैं कि आप आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इतने प्रखर व्यक्ति हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, इनको आना चाहिए। मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया मने मन कि अगला विधानसभा चुनाव अपने विधानसभा के लोगों की आकांक्षाओं पे, आशाओं पे खड़ा उतरेंगे सकारात्मक रूप से और लड़ेंगे चुनाव। अरे गरीब का बेटा है, इसमें हमारे को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जुनून और जोश जज्बा किसी से कम नहीं है। राघव भाई आपने तय ही कर लिया है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के बैनर तले बाबूगढ़ी में पसीना भी बहा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राघव झा कैंडिडेट होता है, मान के चलिए आप कैंडिडेट हो गए, प्रशांत जी आप चल भी रहे हैं, सर्वे लिस्ट में आप सबसे ऊपर टॉप पे चल रहे हैं। तो पहला काम राघव भाई जो है ऐशो आराम की जिंदगी देखा, तमाम मिनिस्टर का लाइफ स्टाइल को देखा। आप चर्चा करते हैं उसके बच्चे लंदन और विदेश में रहते हैं, सबूत है मेरे पास। आप चर्चा करते हैं कि हाँ बड़े बड़े होटल में खाना खाते हैं। बाबूगढ़ी के लोग तो सर मैं क्या कहूँ, अच्छे रेस्टोरेंट भी नहीं देखा है, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल भी नहीं देखा है और अच्छी स्कूल भी नहीं देखा है। क्या राघव झा, बड़ा सवाल है, देखिए जी जी, आप जब उजला कुर्ता में बैठ जाएंगे एसी में शिफ्ट हो जाते हैं 90% में। जी जी, क्या राघव झा, मैं बार बार कर, क्या राघव झा ये तमाम चीज को जनता के बीच लाएगा, या फिर से राघव झा अपने बच्चे को लंदन भेज देगा, फिर से राघव झा अपनी मैडम को 50 लाख का पर्स दिला देगा, 10 लाख के जूते दिला देगा? क्या राघव झा जनता के लिए और गरीब जनता के लिए जनता दरबार लगाएगा? क्या विजन है राघव झा का, आज हम भी जानना चाहेंगे। और बाबूगढ़ी के लोग आज जानना चाहता है कि एक युवा जब पॉलिटिक्स में आता है उसके पास क्या विजन है, उसके पास कौन सा ऐसा मशीन है जो जनता को दिल से सेवा कर सकता है। शिव भाई ऐसा है कि आपका पहले क्वेश्चन था कि आपने जन स्वराज क्यों ज्वाइन किया। आई विल बैक ऑन योर क्वेश्चंस, बट उसका मैं पहले आंसर देता हूं, लेकिन लोग बोलेंगे कि भाई आपने इसका आंसर नहीं दिया। मैंने जन स्वराज जो ज्वाइन किया, मैं उसके बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा उसको। 2024 में जब नीतीश जी इस पार से इस पार आए, याद होगा आपको, फरवरी का ये समय है, फरवरी का समय है, मैं उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में वहीं पे खड़ा हूं जब नीतीश जी इस पार आरजेडी को छोड़ के अब आप आ गए हैं
बीजेपी के साथ। जब ये बीजेपी के साथ गए ना, तो मेरा अंदर से आदर्श नेता जो मैं इनको देखता था, वो मेरा वो सम्मान वो टूट गया। अंदर से बता रहा हूं मैं आपको, सम्मान मेरा उनके प्रति टूट गया। समय अनुकूल हो सकता है, समय प्रतिकूल हो सकता है, समय विपरीत हो सकता है, लेकिन आप सिद्धांत के अगर साथ समझौता कर लिए राजनीति में, तो आपका कोई आधार नहीं है। मेरा ये मानना है, राजनीति अगर करेंगे तो जात से जमात की ओर करेंगे, समाजवाद की परिकल्पना को स्थापित करेंगे। अरे भाई, सत्ता के लिए राजनीति थोड़ी करने आए हैं। नीतीश जी वही थे, जब एक बार बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने नैतिकता रूप से, उड़ीसा में हो गया था, नैतिकता रूप से उन्होंने जिम्मेदारी लिया और उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो नीतीश जी, इसीलिए मैं उनकी इज्जत करता था, और पिताजी जैसे हैं, मेरे दादा जैसे हैं, उनका इज्जत करना मेरा कर्तव्य है, किया। जन स्वराज मैंने कैसे ज्वाइन किया, मैं उस पर आ जाता हूं कि मैं गांव आया मार्च में, मैं 17 तारीख को मैं गांव आया हूं, और मैंने ऐलान कर दिया था वहीं से, और अपने जितने भी गांव के दोस्त हैं मैंने उनको बता दिया कि होली मिलन समारोह करेंगे, और अपने समाज के बीच में बैठ के होली खेलेंगे, और अपने समाज के बीच में बैठ के एक बार विचार विमर्श करेंगे कि आप लोग जिस जलीलियत में, जिस बदहाली में जी रहे हैं, ऐसे ही जीते रहेंगे, या कोई समझदार आदमी, कोई सुदृढ़ आदमी जिसके अंदर में एक विजन हो, उसको आप लेके आएंगे। समाज के साथ जब मैंने अपनी चेतना को साझा किया, समाज ने 1 मिनट में एक स्वर में बोला कि राघव, हम आपको दिल की गहराई से आशीर्वाद देते हैं। आपके जैसे युवा जिनके पास घर में अन्न नहीं था खाने के लिए, आज अगर इस पद पे है और बेदाग है, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं जब इस स्टेज पे आया हूं, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता हूं, तो इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा लगनता है, बहुत सारी गंभीरता है, तब मैं जाके इस स्टेज पे पहुंचा हूं बिना कोई दाग का। मैंने निर्णय लिया उसी दिन कि भैया आगे जो चुनाव आ रहा है 2025 का, उस चुनाव में हम चुनाव फाइट करेंगे लोगों के सामने से, लोगों की इजाजत से। इजाजत दिया लोगों ने। मैंने फिर वो सोचा कि भाई हम इंडिपेंडेंट तो लड़ेंगे नहीं, तो हम देखें कि भाई बिहार में सबसे बेस्ट पार्टी कौन है। तब तक मैं कांग्रेस में ही था जी। मैंने कांग्रेस से मैंने त्यागपत्र दिया, 24 या 25 तारीख को मैंने त्यागपत्र दिया कांग्रेस को, और उसके बाद मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने के विचार में उस टाइम तक नहीं था। लेकिन जब मेरा एक मित्र है जो जन स्वराज पार्टी में काम करता है, उसने मुझे बोला, देखो अगर तुम प्योर समाजवाद आदमी हो, मुझे पता है तुम पूरा बागी आदमी हो, तुम जनता के हित की बात करोगे, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये पार्टी अच्छा है, तो एक बार तुम ज्वाइन करो और एक बार तुम बस पढ़ो इसको। भाई हमने उसको आरएनडी किया। प्रसाद जी से मेरी मुलाकात सन 2015 में, जब महागठबंधन का अपार जीत हुआ था बिहार में, तो आदरणीय शरद यादव जी के आवास पे एक महाभोज का आयोजन किया गया था। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी से वहीं पे मेरा मुलाकात हुआ था, और वो मुलाकात सिर्फ 10 मिनट का था। कैसे हो, कौन हो, क्या करते हो, दिस एंड दैट बात किया हमने। बड़ा उनको भी अच्छा लगा, बड़ा हमको भी अच्छा लगा। आपस में जो एज ए बिहारी जब बाहर के प्रदेश में मिलते हैं, तो थोड़ा सा आत्मीय संबंध हो ही जाता है, मानव है हम लोग। वही मुलाकात हुआ उनसे, तो वहां पे नीतीश जी, आदरणीय मनमोहन सिंह साहब, सब लोग आए थे। सब लोग, अगर आप जाएंगे मेरे फेसबुक तो सबके साथ आपको फोटो दिख जाएगा मेरा। प्रशांत से मुलाकात हुआ, तो मैं जब मेरा एक दोस्त बताया कि प्रशांत जी इनके सूत्रधार हैं, तो मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना आरएनडी किए हुए, बिना कुछ रिसर्च किए हुए, प्रशांत किशोर अगर पार्टी फॉर्म करने का विचार किया है, तो इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि हाईली इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है वो। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है। जो इंसान यूएन जैसे जगह पे रह के अपने इंडिया को प्रतिनिधित्व किया हुआ हो, उस पर अगर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, तो आपके पास में शिक्षा की कमी है, आपके पास में बुद्धि की कमी है। तो जब प्रशांत जी की बात आई, तो मैंने बोला इमीडिएट किया, प्रशांत जी से बोलिए कि राघव जी उनसे मिलना चाहते हैं। भाई हम गए उनके पास में 25 या 26 तारीख को मुलाकात करने के लिए। प्रशांत जी के साथ मेरा 45 मिनट तक इंटरव्यू हुआ। सारी बातें जो पहले हम लोग मिले थे वो सब बात अलग, लेकिन जब 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू हुआ, तो आदरणीय प्रशांत जी और हम दोनों चेयर पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जब मैंने अपने जीवनी की गाथा सुनाया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं,
प्रशांत जी की आंखें नम हो गई थी। जिस इंसान के घर में अन्न नहीं था खाने का, जो इंसान मार और चावल खाया हुआ हो, वो इंसान आज इस स्टेज पे है। मतलब प्रशांत जी वॉज वेरी इमोशनली हैप्पी। उन्होंने हमसे बोला कि राघव यू वांट टू फाइट द इलेक्शंस। मैंने बोला नो, एज ऑफ नो, बिल्कुल नो। बिकॉज जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको मालिश किया जाता है, क्योंकि कि बच्चा मजबूत हो। तो हमने प्रशांत जी को बोला कि प्रशांत जी लेट्स स्ट्रॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट, बिकॉज हम लोग अपने जो संस्था है, जो जन स्वराज की जो परिकल्पना है, पहले उसको मजबूत करते हैं। उसके बाद आपका निर्णय, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा, उस नेतृत्व में हम अपना सहमति देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ नो। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने संस्था को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो परिकल्पना है, जो हमारा मुद्दा है, वो हर घर तक पहुंचे। प्रशांत जी वॉज वेरी क्वाइट हैप्पी। प्रशांत जी मिले, हमारे पिताजी से मिले, सब लोगों से बाहर आके हम लोग गए थे। यहाँ से कम 200-300 लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। सब लोगों से मिले, वो लोग बहुत अच्छा रहा, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सब कुछ। प्रशांत जी फिर आपस में नंबर शेयर किए, सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, मतलब बहुत पॉजिटिवली। उसके बाद हम ज्वाइन कर लिए जन स्वराज। जब ज्वाइन कर लेते हैं, मेरा एक अपना निजी विचार है कि जीवन में पार्टी कभी इधर कभी उधर नहीं करना चाहिए। अगर आपने जीवन में एक चीज ज्वाइन किया तो आपको उस चीज पे आस्था रखना चाहिए, आपको उस चीज पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि जो ये है वो सत्य है, और इसी सत्य को आगे लेके चलना है। जब मैंने उनको आरएनडी किया, उनके मुद्दे को, तो मुद्दे बहुत दम है। अगर आप 5 मुद्दा उनका देखें शिव भाई, क्या बोलते हैं प्रशांत जी? शिक्षा की राजनीति करेंगे, पलायन खत्म करने की राजनीति करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने की राजनीति करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज दर पे हम 5 लाख तक का लोन देंगे, जिससे अपनी महिलाएं मजबूत हो सकती हैं, जिससे महिलाएं अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं। किसानों को मुफ्त में मनरेगा के थ्रू मजदूर देंगे। 2000 रुपया हर महिला और पुरुष जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको 2-2 हजार रुपया पेंशन देंगे। इसमें कहां जात आ गया, कहां धर्म आ गया, कहां समुदाय आ गया मेरे भाई? मुसलमान को भी देंगे। अभी ये समझिए आप, नीतीश जी और लालू जी जितना जात का हफीम खिलाए हैं, आप थोड़ा सा आकलन करिएगा, थोड़ा सा आकलन करिएगा। इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आदरणीय लालू जी जात की राजनीति करते हैं। कहीं से कोई सवाल जवाब है आपका? नहीं, बिल्कुल। एक और सवाल भी इसको मैं बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं माफी चाहता हूं। ठीक है। आपको कहीं से कोई गुरेज है कि लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं? जात की राजनीति करते हैं, जात की ही राजनीति करते हैं वो। इसमें कोई सवाल जवाब है आपका? नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपकी पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्य यही है कि आदरणीय लालू जी जात की राजनीति करते हैं, और आदरणीय नीतीश जी वो तो सबसे बड़का शिकारी निकले। लालू जी तो जात की राजनीति करते हैं, नीतीश जी जात में भी ऐसा भेद लगाए हैं, पिछड़ा से कर दिए अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में भी कर दिए हैं नीतीश जी वाला एनेक्सर 1, उसमें कर दिए हैं कर्पूरी जी वाला एनेक्सर 1। हिंदू मुसलमान में भी पसमंदा। कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे भाई? बांट के आप लोगों ने बीच में दरार पैदा कर दिया है। मेन काम जो आप लोगों को करना चाहिए, बाबूबरही में एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए। बाबूबरही में प्राथमिक उपचार केंद्र हर पंचायत पे करना चाहिए। बाबूबरही में हर पंचायत पे एक बूथ, पुलिस बूथ का निर्माण करना चाहिए। बाबूबरही का स्कूल, यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल होना चाहिए। ऐसा कुछ कर ले रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं कि अपने बिहार के 80% लोग लैपटॉप पे उनको कर्सर चलाना नहीं आता है। सर, मैं 80% में कम ही बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं 90% लोग लैपटॉप पे उनको कर्सर चलाना नहीं आता है, लैपटॉप पे उनको स्पेस का बटन पता नहीं है। अरे मैं कहता हूं अपने विधायिका को नहीं पता होगा, आप तो वो दूर की बात जा रहे हैं। नहीं, वो एंड्रॉइड चलाती है, वो मेल भी करना जानती है सर। नहीं सर, मेल करना अगर जानती है तो मेरे लिए सरप्राइज है।
मैं पूरी मतलब पूर्णतः जिम्मेदारी से बता सकता हूं, उनका मेल का फॉर्मेट उनको नहीं पता होगा। चलिए उस पे बात करेंगे, लेकिन राघव जी, आप बिल्कुल कहें कि हमारे बिहार में जात की राजनीति है, हमारे बिहार में जो है विकास की राजनीति नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लालू जी, नीतीश जी का नाम लिए हैं, तो आप इससे पहले आप कहते कि हम समाजवाद हैं जी। और मुझे जैसा लगता है, और आप यदि बिहार को यदि समझते हैं, तो जिस समाजवाद लोग को बोलने का अधिकार, ऐसा सुनते हैं हम लोग, लालू जी ने ही दिलाया था। इसी बिहार में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे लोगों को ना बोलने की आजादी थी, ना किसी ऑफिस में जाने की आजादी थी राघव भाई, लेकिन लालू जी तो ऐसे समाजवाद लोगों को डेवलप किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप थोड़ा अपने पत्रकारिता को इनहेंस करिए। ऐसा है सिर्फ भाई कि उन्होंने समाजवाद में जो ऐसा है कि ये बोला जाता है कि भाई महादलित, दलित, ये सब लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। अरे भाई, यहाँ पे लोग कर लेके बैठा था कि बोलोगे तो मार देंगे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। सच्चाई ये है सामाजिक जो दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनका रहना सहना, उनका कपड़े पहनना, उनका चाल ढाल, उनका व्यक्तित्व ऐसा था। हमारे घर पे आप चले जाएं, कभी भी चले जाएं, वहां पे मुसलमान अगर बैठे रहेगा गफूर चाचा, तो वो भी चेयर पे बैठेंगे। अब सच्चा बता, अगर शिव यादव जी चले जाएंगे, वो भी जो जिस कप में हम चाय पियेंगे उसी कप में वो भी चाय पियेंगे। बड़ा सिंपल रूल है शुरुआत से ही, तभी तो हम समाजवाद में हैं। अगर हमारे मम्मी पापा ये समझाते कि भाई रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पूरा दिन यही पढ़ते रहो, तो आज हम किसी मंदिर में घंटा बजा रहे होते। लेकिन राघव भाई एक मिनट, अभी हम लालू जी पे आ रहे हैं। लालू जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा रखते हुए लोगों को जगह दिया, शोषित वंचित को आवाज दिया। कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, सहज विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन शिव भाई, आपने पेन कॉपी नहीं दिया, आपने चरवाहा विश्वविद्यालय खोल दिया, जिस चरवाहा विद्यालय में भैंसों चलाएगा और पढ़वो करेगा। यही देवनारायण यादव जी से जब वो अध्यक्ष थे, उनसे पूछा गया कि जे बलराजगढ़ खाली पड़ल छे, उनमें क्या ने किसको दै छिए, तो उनका जवाब ये था, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत इज्जत एहतराम है दिल से, उनका जवाब ये आया कि गुआर सब भैंस के तो चढ़े थे। आप समझिए इस बात को। आप लोगों ने ये बोला कि भाई गुआर सब भैंस के तो चढ़े थे, ये आपकी सामाजिक परिकल्पना होना चाहिए। तो आप थोड़ा गंभीरता से ये लीजिए कि आदरणीय लालू जी सामाजिक समरसता को कायम करते हुए, समाजवाद की न्याय को अवधारणा रखते हुए, उन्होंने लोगों को, शोषित वंचित महादलित दलित को आवाज दिया, पेन कॉपी नहीं दिया। बिल्कुल सही है, आपने लालू जी पे भी बात किया, जवाब दिया। अब नीतीश जी पे जाके बात करते हैं। आखिर बिहार में विकास पुरुष नीतीश जी को क्यों कहा गया है, और यदि है तो अभी आप देख रहे हैं महिलाओं से लेके और तमाम युवा तक का जो योजना है, उन्होंने 10,000 रुपया रिसेंटली महिला को दिया है, तमाम जीविका दीदी का प्लेटफॉर्म उन्होंने लाया है। दूसरी बात करें तो उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम रोजगार में तो पूरा डंका बजा दिए हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? हाँ, डंका जरूर बजाए हैं नहीं, डंका जरूर बजाए हैं शिव भाई। मेन बात क्या है कि इस बार इनका कुर्सी खिसकता हुआ इनको दिख रहा है। ये नीतीश कुमार, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, 35 साल में आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, बैकडोर से एंट्री करते हैं और बिहार के आम जनमानस के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, आम जनता का चुनाव जीत के आइए, तब जाके मुख्यमंत्री बनिए। आप जमानत जब्त हो जाएगा, आप एमएलसी बन के आप मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों? क्योंकि जेडीयू के सरगना आप हैं। ये आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया है, उनको 5,000 रुपया दिया है। आपको एक और जानकारी हम देते हैं, 5100 रुपया, 51,000 मजदूर को कपड़ा खरीदने के लिए दिया जा रहा है। ये सिर्फ तर्कश के तीर निकल रहे हैं कि किसी भी कीमत पे जो बिखर गया है, जो जनसुराज तितिर बितिर कर दिया है, समेट ले। ये चार चरित्र चेहरा जो बना हुआ है, ये दिलीप जायसवाल, ये आरजेडी की जो नेत्री हैं,
आदरणीय राबड़ी देवी जी जो मुंह बोला भाई बोलते हैं इनको, ये सब मिले हुए हैं, ये सब चोर चोर मौसेरा भाई, ये जितने भी लोग हैं ना सबको बिहार को लूट रहे हैं, बिहार के आम जनमानस की। अभी तो आपके नेता जो है अशोक चौधरी का पूरा गला चिट्ठा खोल दिया है। बिल्कुल खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे। अभी तो अब तो एक हथगोला फेंके है, अभी परमाणु ब्रह्मोस ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, ये बाकी है अभी, ये सब अभी चलेगा। मतलब नीतीश को नेस्तनाबूद करने आप लोग आए हैं, आप पे आरोप है, आज आप एक आरोप से भी गुजर जाइए कि लोग कहते हैं कि अरे यह आरएसएस का एजेंट है, क्या मतलब क्या इसको मान लें? अरे भाई हम आरएसएस का एजेंट है या बीजेपी का एजेंट है या हम जेडीयू का एजेंट है, हम पोल तो खोल रहे हैं बीजेपी का, हम तो एजेंट है बिहार के आम जनता का, हम और किसी का एजेंट नहीं है, आप दिमाग में रख लीजिए। मतलब फाइनल लॉक कर 110% एकदम जिम्मेदारी से, मतलब मुकरेंगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, बिल्कुल नहीं मुकरेंगे मेरे भाई। सरकार में जाने के लिए आपको मतलब आप भी इधर से उधर ना हो जाए भाई। बिल्कुल नहीं होंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, या नहीं तो अर्श पे या नहीं तो फर्श पे, दिमाग में रख लीजिए। अच्छा मान के चलिए आप बाबूगढ़ी से विधायक बन गए, ठीक है, आज मान लेते हैं जी, धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी सरकार में बैठने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए हाँ। जो है किसी अन्य दल के साथ चले गए, क्या राघव झा अपनी नैतिकता पे उतर के रिजाइन करेगा? उसी दिन करेगा, उसी क्षण करेगा, उसी पल करेगा। मतलब सच में ये वीडियो संभाल के रखिएगा आप, एक नंबर का बागी आदमी है हम, सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं है, तभी जनसुराज में है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी अगर किसी और दल के साथ गठबंधन करेंगे तो सबसे पहला अगर बागी मैं होऊंगा उनका पार्टी छोड़ने वाला, सबसे पहला बागी मैं होऊंगा, अपने पद से इस्तीफा देने वाला। सिद्धांत की राजनीति करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं। आप मेरे आंख को देखिए, आप मेरे रेटिना को देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, एक नंबर का पहला इंसान बागी होंगे। जितना बात प्रशांत जी बोले हैं वही बात पे खड़े उतरेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं है। एक ही इंसान के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है और उसी इंसान के साथ हमारा गठबंधन होगा बिहार का आम जनता, बिहार का आम जनमानस, बिहार का शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा अमीर गरीब सब बिहार के लोगों के साथ हमारा गठबंधन होगा और किसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है मेरे भाई। अच्छा, आपकी पार्टी की जो तमाम ये कल्याणकारी योजना थे और जिसपे नीतीश कुमार जी चाहे आप जो भी कह लें खाली तीर चला दिए हैं और मतलब हवाई वाली योजना सब ला दिए हैं, क्या जनसुराज थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ है? हाँ, जनसुराज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है, थोड़ा सा घबराया है? बिल्कुल घबराया नहीं है भाई, अड़िग है। ये गांजा सरकार, ये उगाही मंत्री, ये कान में रुई डाल के सोया हुआ है। नीतीश कुमार पे हिट हो रहा है, बिल्कुल हिट हो रहा है। जो सत्य है वही बोल रहे हैं, जो सत्य है वही बोल रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी मानसिक रूप से ठीक हैं, आपको ऐसा लगता है? राष्ट्रीय गान चल रहा है, वो वॉक ऑफ कर रहे हैं, वो अपने प्रत्यय अमृत जी उनके जो विशिष्ट सचिव है उनके माथा पे वो ये पेड़ रख रहे हैं, ये गमला रख रहे हैं। आप लग रहा है वो ठीक है, ये तो सम्मान है, ये ऐसा जदयू के लोग कह रहे हैं, ये सम्मान है, माथा पे रखना सम्मान है। जदयू के लोग है नहीं, जदयू के लोग भी उसी मानसिकता से जूझ रहे हैं। राजा पागल तो पढ़ियो पागल, अरे भाई ये क्या चक्कर है? राजा पागल तो डंका के चोट पे बोलेंगे, लोकतंत्र अपना है, पागल है तो है, राजा पागल सब पागल। मतलब ये बात राघव झा ही बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं, सामने बोल सकते हैं, नीतीश जी के सामने बोल सकते हैं। यार क्या बात कर रहे हो आप? राघव झा नाम है मेरा। मतलब बाहुबली को मतलब कमिटमेंट मतलब नेता मिलने वाला है भाई, हमको भी खुशी हुई। नेता वेता कुछ नहीं मिलने वाला है बाहुबली को, राघव झा एक बेटा मिलने वाला है। अच्छा बेटा, जिस बेटा पे आप आधिकारिक रूप से अधिकार जता सकते हैं, लोकतांत्रिक रूप से आप अधिकार जता सकते हैं, सामाजिक रूप से अधिकार जता सकते हैं, पारिवारिक रूप से अधिकार जता सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अधिकार जता सकते हैं, बेटा मिलने वाला है। चलिए बिल्कुल बाबूगढ़ी की बात कर ले कि आपको क्या लगता है बाबूगढ़ी में माननीय विधायिका मीना जी जो है किस प्रकार से काम किए हैं? इनका नाम विधायक मोहतरमा है। अच्छा, आप मोहतरमा कह रहे हैं जी, इज्जत से नाम लीजिए, अपनी विधायिका है वो बंगाली। देखिए भाई, बहुत अच्छा रोड तो बनवा ही दी, बहुत सारे पुल बनवा दिए हैं राघव भाई। इस बात को मतलब रोड कनेक्टिविटी में उन्होंने जी जान लगा दिया है। इस बात को यदि हम लोग भी कह रहे हैं तो शायद हम लोग देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात से हम पूर्णतः सहमत हैं, मान जाते हैं जबरदस्ती मान जाते हैं जबरदस्ती। चलिए कैसे बता देते हैं।
हमारा बूथ नंबर 1 है जोगिया, ठीक है, अपने माहौल विधानसभा का बूथ नंबर 1 है जोगिया। आप पोदमा के गांव में जाइए, जैसे पोदमा चौक से लेफ्ट लीजिएगा, रोड आपको दिख जाएगा। सर अभी आप चले जाइए, 10 दिन से पानी तो नहीं हो रहा है, 10 दिन से पानी नहीं हो रहा है। आपने मेरा एक वीडियो चलाया भी था जहां पे मैं पानी से उतरा हूं, वो चौक से जस्ट सटा हुआ गांव है, सब 2.5 फीट पानी लगा हुआ है। महिलाएं करा रही है, उनका वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। महिलाएं करा रही है कि क्या है ये। सर वहां पे जल जमाव अभी से नहीं है, जब से बरसात स्टार्ट हुआ तब से जल जमाव है। आप बोल रहे रोड बनाया है, आपके गांव पहुंचने में आपको शर्म नहीं लग रहा है बोलने में से भाई, आपका जमीन मर चुका है। यहां पर बाबू बढ़ी से लेकर के आपके घर तक पहुंचने में तिरहुता का हालत खराब है, इतना को पानी लगा हुआ है, पूरा थाल कीचड़ लगा, बोले रोड बना दिया है। ये रोड कुछ नहीं बनाया है, जो आदरणीय नीतीश जी की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सफल हुआ है। रोड वाला 2005 से लेकर 2010, इसीलिए आदरणीय नीतीश जी की इज्जत करते हैं कि बिजली का काम और रोड का काम जो आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना था कि हर स्टेट को सेंट्रल से जोड़ा जाए, उस सपना को अगर पूरा किया तो आदरणीय नीतीश जी ने पूरा किया और हम इसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। प्रधान जी मंच से बोलते हैं 2015 से 2025 से कुर्सी की राजनीति किया है। अब आते हैं मीना जी पे। आदरणीय मीना जी मोहतरमा 2020 में ये एमएलए बनी है, 2025 का अंतिम काल चल रहा है। जिम्मेदारी से बोलिए, पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए बोलिए। क्या मैडम 4.5 साल आपको दिखी है? नहीं दिखी है। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप पत्रकारिता गुलाम हैं, आप नहीं बोलिएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं क्योंकि हम आम जनमानस है। वो 4.5 साल नहीं दिखी हैं, वो अभी 6 महीना से वो गांव कस्बा यहां पे जाके एक्टिव हुई है। हम 2024 से लगातार क्षेत्र में बने हैं। बलराम यादव का कांड हुआ खोजपुर में, आप थे मेरे साथ में, कितने नेता हमारे साथ बैठा हुआ था भाई। बाबू बरही को अगर कोई जंग की तरह खा रहा है तो बाबू बरही का दलाल नेता खा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से आपको मीडिया में बोल रहे हैं। एक बड़ा सवाल हम लोगों पे भी आप खड़ा कर दिए हैं कि भाई आप एकदम जिम्मेदारी से बोलिए कि आपको दिखी। हम लोग जब उनसे ये बात पूछे और बकायदा, तो उन्होंने एक पंचायत को जनसंपर्क की और ऐसे सेल्सियस में जनसंपर्क कर रहे थे जिस सेल्सियस में तमाम नेता घर में बैठे थे। ये भी एक बड़ी बात है भाई, एक महिला होके, या हमने भी देखा है। इस पे क्या कहें? हाँ, इस पे कहेंगे जब इंसान मरता तो क्या नहीं करता। यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट सुपर एक्टिवली काम कर रहा था, इस बात को गंभीरता से लीजिए। राघव झा, XYZ सब, क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे, इन लोगों को भारी पड़ रहा था, तभी तो 6 महीना पहले स्टार्ट किया हुआ है। सच्चाई समझिए सर, क्योंकि एक कैंडिडेट लगातार जनसंपर्क कर रहा है और एक कैंडिडेट जो विधायक जीता हुआ है वो जनता से संपर्क से कोसों दूर है, तो करना पड़ेगा, सामने चुनाव है। लेकिन आज उनकी स्थिति, जिस प्रकार से एनडीए का एक बैठक था उसमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी देखी गई। इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने भी वो स्थिति देखा आपका। आप अंदर से हंसा दिए शिव भाई, वो स्थिति मैंने भी देखा। उनका एक लेनिन, मैं बार बार बोलता हूं, एक लेनिन बड़े अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने बोला द फेस इंडिकेट ऑफ द मैन। जब वो शहनवाज साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, सॉरी खड़े हैं बड़का जीप में, 10 लाख के जीप में, उसको थार कहते हैं। हाँ थार कहते हैं। देखिए हम लोग गरीब गुरबा, हमको क्या पता सर, हमको तो जीप पता है, हमको थार वार कहाँ पता है साहब। उस जिस थार में वो बैठे हुए हैं शहनवाज साहब के साथ, जिस थार में खड़े हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि इमारत कितनी बुलंद है। बात को समझिए साहब, हम भी राजनीति करते हैं और 15 साल से यही काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए जी, ये महिला जो है जी बड़ा तेज भी है, इस बात को आप मानते हैं, और बड़ा तराक भी है। ये 2 वर्ड जब जुड़ता है राघव भाई, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए महिलाओं के लिए, जो आज आप मीना जी को देख रहे हैं, उसका नतीजा है कि आने वाले समय भी आप देखेंगे। आप जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आप हंस भी रहे थे अंदर अंदर, तेज भी है और तरार भी है।
हम कहीं से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि तेज तर्रार नहीं है। तेज तर्रार बिल्कुल है। अंधरा ठाड़ी विश्वविद्यालय की महिला हैं, बिल्कुल तेज तर्रार है, इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है, आपके आपके जैसा एजुकेशन नहीं है, लेकिन उस समय बेटी निकलती नहीं थी भाई साहब। अब जाके नीतीश कुमार ने निकाला है, लेकिन फिर भी जैसा भी है तो दोनों वर्ड से जुड़ा हुआ। नहीं, मैं आपके बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वो तेज भी है, तरार भी है, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हंस भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बू आ रहा है नकारात्मक का। तेज भी है और तरार भी है। तेज तरार होना अच्छी बात है, कोई गुरेज नहीं है इससे। तेज तरार होना व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक पद पे हैं तो आपको तेज तरार ना होके आपको भावनात्मक रूप से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2,97,000 परिवार के साथ आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध है, उनके आकांक्षाओं पे, उनके आशाओं पे। क्योंकि नेता जो होता है नसीब भाई, वो समाज का अंतिम किरण होता है। ये याद रखिएगा मेरे इस वर्ड को। बहुत सारे लोग इस वर्ड से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जो नेता होता है समाज का, वो आशा का अंतिम किरण होता है। लेकिन आदरणीय विधायक का मोहतरमा अंतिम किरण तो छोड़िए, वो लॉ में दमे नहीं है, बूझ चुका है। चलिए, आप एक भी ऐसा करप्शन का आरोप बता सकते हैं उनके खिलाफ? नहीं, देखिए आज तक नहीं लगा है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं आपको, करप्शन के खिलाफ अगर करप्शन नहीं है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे खुल रहा है? कहाँ खुल रहा है भाई? कहां से पैसा आया है? मतलब कहाँ खुल रहा है? 10 गो पोखरा कहां से आ गया है? ये महल कहां से बन गया है? 1.5 लाख रुपया सैलरी से 5 को गाड़ी घुमा लीजिएगा। मतलब कपिल देव बाबू जो बना के गए उसी में रह रही है? कपिल देव बाबू क्या बनाए? कितने साल रहे हो? मतलब घर बनाए वही है भाई। जो पैसा 1.5 लाख रुपया कमाए हैं पर महीना हो, उससे आपका इतना बड़ा घर बन जाएगा। घर बन जाएगा 1 करोड़ का, 2 करोड़ का घर बन जाएगा, 10 गो पोखरा खुल जाएगा। क्या सर मजाक करते हैं आप? बाहुबली की जनता को ऐसे थप्पड़ मत मारिए सर। मतलब पटना में 2-2 घर हो जाएगा, पटना में 2-2 घर हो जाएगा। ये बावरी जनता को आप मतलब पूरा जानकारी दे रहे हैं, ये हम लोगों को तो पता नहीं। अरे भाई, हम जानकारी नहीं, हम सत्य से उनको साझा कर रहे हैं भाई। सत्य देखिए, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जनाब। प्रत्यक्ष की बात बता रहे हैं हम अपने आदरणीय अपने जनता जनार्दन को कि भाई जो सत्य है। आदरणीय विधायिका आज जो 55,000 रुपया उनको घर का रेंट मिल रहा है, क्या करती है? बिहार निवास क्यों नहीं लिया? बाहुबली विधानसभा का 10 को बच्चा उस घर में पढ़ के IAS IPS निकाल लेता। क्यों ऐसा सोच नहीं है आपका? आपको जानकारी के लिए बताता हूं, जब आप MLA बनिएगा, जो आपको आवास मिलेगा, अगर आप आवास मतलब भागा से MLA बनेगा तब क्या क्या करेगा ये बता दीजिए आज आप। आते हैं इस पे, हम क्या करेंगे वो तो सर्वविदित है, सर्वविदित है। समझिए इस बात को। हमको चाहिए भाई 6x6 का एक रूम और एक AC, मतलब बस इतना सोने के लिए। हमको इससे अलावा कोई लोभ लालच नहीं है सोने के लिए, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है। तो एक 6x6 का रूम चाहिए, 2 रोटी और दाल और प्याज और 1 हरी मिर्च चाहिए। हम इस टाइप का सात्विक भोजन करते हैं मेरे भाई, ठीक है? जो सत्य बता रहे हैं हम आपको। विधायिका जी जब 5 साल रही तो 5 साल इन्होंने 10 बच्चा को IAS क्यों नहीं बनाए पटना में रख के? आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, आप नेता बनने की बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ बेवकूफ बनाया है, आपने सिर्फ आम जनता को सिर्फ मुंह पे थप्पड़ मारा है। आपने क्या किया है बताइए? आपकी विशेषता क्या है? आप क्यों नहीं घर लिए? जब आपको बिहार निवास का घर मिला, बिहार सरकार जब घर मिला, MLA क्वार्टर, आपने क्यों नहीं लिया? आप क्यों निजी आवास में रहे? आपने 55,000 रुपया क्यों लिया वहां से? जवाब दे हमको। अगर 10 को, अरे सिर्फ भाई आप हृदय पे हाथ रख के सोचिए, पत्रकारिता धर्म को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। आज हमारे बिहार से, हमारे बाहुबली से, हमारे समाज से कामते समुदाय का होता, अरे यादव समुदाय का होता, 10 को IAS IPS तो होता। आपका कोई विजन नहीं है, सिर्फ आप सत्ता का सुख पाने के लिए आए हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में जमीन खरीदने के लिए MLA विधायक आपको बनना है? नहीं, नस्तो नाबूद कर देंगे इस बार, बता रहे हैं। नस्तो नाबूद कर देंगे। कोई जात का राजनीति नहीं चलेगा, शिक्षा की राजनीति चलेगा, रोजगार की राजनीति चलेगा, बेरोजगार खत्म करने की राजनीति करेंगे, पलायन खत्म करने की राजनीति करेंगे, महिला को मजबूत करने की राजनीति करेंगे, किसान भाई को मजबूती की राजनीति करेंगे। मेरे भाई समझिए, यूरिया अभी 800-900 रुपए में मिल रहा है। कहां सो रहा है विधायक? आकर के हर कम मचाइए वीडियो के सामने में कि क्या हो रहा है। ये दम नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप भी पैसा लेते हैं।
डायरेक्ट आरोप लगा रहे भाई। लगाने का शब्द है। अरे हमको थाना से बोला जाता है भाई, डायरेक्ट आरोप क्या लगाया जाता है? पैसा लेके बंदा 5,000 रुपया खड़ा रहता है तब जाके गाड़ी का डीजल भरता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुर्जे खोलेंगे तो थर्रा जाएंगे। तरकस में बड़े तीर रखे हैं, अभी समय का इंतजार करिए। बड़े 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 तीर अभी छोड़ेंगे, अभी तो हथगोले फेंके। लेकिन बाबूबढ़ी में जिस प्रकार का जनादेश और जिस प्रकार का आधार है आपका, और जिस प्रकार की तमाम लोग आप मेहनत करते हैं, और यहाँ पे जातिवाद हावी है जी, आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। और आप राघव झा जी जिस वर्ग से आते हैं, क्या आपको लोग वोट करेंगे? नहीं, मेरा वर्ग लोग से आप क्या अपील करना चाहते हैं? भाई ऐसा है भाई, मेरा सिर्फ एक ही वर्ग है, मेरा सिर्फ एक वर्ग है, मेरा कोई और दूसरा वर्ग नहीं है। मेरा एक वर्ग है, वो है मानवता का वर्ग। बात को गंभीरता ये आप जनता को कैसे समझाएंगे? और जनता तो मतलब मुश्किल है। अरे भाई, हनुमान जी खानदान से तो बिलोंग करते नहीं कि छाती फाड़ के राम और सीता दिखा देंगे। इंसान है, कम्युनिकेशन से ही बता पाएंगे। उनको एक बार विश्वास करना होगा, और एक बार विश्वास करना होगा, अगर नहीं करेंगे, उनके आकांक्षाओं आशाओं पे खड़ा नहीं उतरेंगे, कान पकड़ के निकाल देना हमको, कान पकड़ के निकाल देना भाई। आप ये बात समझिए, इंग्लिश में एक कहावत है, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वेपन। बात विचार ही हर चीज का समाधान है। हम अपनी जनता को बता रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, आज तक मैं कोई ढोंगीपन नहीं किया, आज तक मैं कोई ढोंगीपन नहीं किया। ना मैं जनेऊ पहनता हूं, ना मैं कुछ ना देखिए कोई अंगूठी नहीं पहनता, कुछ नहीं पहनता। मुझे विश्वास है सिर्फ मानव सेवा में, मुझे विश्वास है मानव धर्म में। मेरा बहुत सिंपल रूल है सर, मेरा बहुत सिंपल रूल है, मानवता धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि धर्म है मेरे लिए। लेकिन भाई जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में पॉलिटिक्स की स्थिति बनी हुई है, तेजस्वी यादव को भी आप कमजोर ना समझे, और बाबूबढ़ी में जिस प्रकार से तेजस्वी के तमाम यूथ जो है, फिलहाल तो अभी टिकट के लिए मार कर रहे हैं आपस में, वो तो जग जाहिर है। लेकिन आप उससे कैसे निपटेंगे? उसकी वोट बैंक में आपकी क्या रणनीति है? आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि बहुत मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। मछली चावल रोज खाते हैं, वीडियो भी आता है उनका मछली रोटी खाते हुए, बिल्कुल मजबूत है। अरे भाई, मछली चावल लोग खाते हैं, यहाँ दलित महादलित के बच्चे को ढंग का पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है, मजबूत तो है ही, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है। इतना बड़ा पेट है, देखते नहीं है कितना मसल्स है, मजबूत तो है। तेजस्वी भी कमेंट कर रहे हैं, नहीं मजबूत तो है। लेकिन जिस सामाजिक परिकल्पना को लेकर आदरणीय लालू जी सरकार बनाए थे, आपने अपना बेटा को 9वीं पास नहीं करवा पाया। आपने अपना, आप इतना गैर जिम्मेदार आपने बाप थे, जो आपने शिक्षा को विहीन कर दिया पूरे बिहार में, साथ साथ अपने बच्चा को भी 9वीं फेल कर दिया। मतलब जिसका बेटा आरके पुरम डीएवी में पढ़ता हो, डीपीएस में पढ़ता हो, उसका वो मतलब जिसका माँ बाप बिहार का राजा हो, वो शिक्षा के प्रति इतना सजग था। मान गए क्रिकेट खेलता था, तो भैया हम तो पानी पिलाते हुए देखे उनको, हम कहीं पे क्रिकेट खेलते हुए तो नहीं देखे, पानी पिलाते हुए देखे हो। अब आप बोल रहे हैं कि बहुत मजबूत है, बिल्कुल सही बात है। बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करते हैं, उनको पता है कि बिहार का लोग उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप समझिए, 2000 के बाद में, 97 के बाद में आदरणीय लालू जी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, कभी उनको मैंडेट नहीं मिला। 97 के बाद 2005 में तो खैर नीतीश जी आ गए। पिछली बार तो 11-12 सीट से, उनका कहना है कि आरोप लगा रहे कि नीतीश जी। अरे वो तो एलजेपी का क्या है, चिराग पासवान सेंध लगा दिया, किसमें? जेडीयू में। अगर वो 100 सीट पे नहीं खड़ा करते अपना उम्मीदवार, तो ये लोग तो नस्तो नाबूद हो जाते, इनका नामो निशान राजनीति में मिट जाता। वो तो शुक्र मनाओ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का रणनीति था, तभी इन लोगों का नैया बच गया, नहीं तो ये लोग नस्तो नाबूते हो जाते। चलिए, 7वीं फेल पे क्या कहना चाहेंगे? आपके इस बिहार में एक बड़े नेता 7वीं फेल भी है, उसका नाम बदलू है, नामो राकेश सिंह उर्फ सम्राट चौधरी। मतलब ऐसे लोग नेता बनते हैं, जो बोलता है ये मुरेठा, क्या मूर्ख की तरह बोलता है मुरेठा तब खुलेगा जब नीतीश जी को हटा देंगे। नीतीश जी का लालू जी बोले थे 2000 ईस्वी में
कि नीतीश कुमार 32 को दांत नहीं 40 को दांत है इसको। बात तो सत्य है, ये नीतीश कुमार है, इसको ऐसे आप हटा दीजिएगा। और आप जो आप लालू जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, 7वीं फेल है, फर्जी आप दस्तावेज जारी करते हैं और आप नीतीश जी को हटा दीजिएगा। अरे भाई सुन लीजिए, ये अशोक चौधरी, ये नाम बदलू, ये 1 नंबर का डकैत है। ये शकुनी चौधरी का बेटा है, सम्राट चौधरी। हाँ शकुनी चौधरी का बेटा है ये सम्राट चौधरी, 1 नंबर का डकैत है। आप ये समझ लीजिए, मतलब डकैत है। अरे भाई आज तक बिहार को लुट में किया है। आप ये समझिए, लालू जी के पार्टी में लालू जी इसको मंत्री बना दिए, इसका उम्र नहीं पूरा था, तो धोखेबाज तो तभी से कर रहा है, तो डकैत ना बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप? आपका उम्र पूरा नहीं, आपने दस्तावेज जारी कर दिया, दस्तावेज आपने फर्जी बना लिया, तो क्या कहिएगा आप इस पे? डकैते ना हुआ भाई, ये डकैत थोड़ी है कि घर में जाके लूट रहा है। ये भाई मानवीय संवेदना को भी लोग खत्म कर दिया है। चलिए एक लास्ट सवाल राघव भाई, हम आज आपसे बहुत समय लिए निश्चित तौर पे। अब हम बात करेंगे कि बाबूगढ़ी विधानसभा में जन सुराज के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जिस प्रकार से आपकी पार्टी में कैंडिडेट का जो है अभी तक कहते हैं कि समावेश है, एक मेल मिलाप के तौर पे देखा जाता है, अदर पार्टी में ऐसा नहीं है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या इसका फायदा आपको बाबूगढ़ी में मिलने वाला है? देखिए, आपस में पार्टी में लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आप एक परिवार के सब लोग अभिन्न अंग हैं, परिवार के अंग हैं। मेरा इस पे अपना निजी विचार है कि लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, आप अपने गंभीरता पे भरोसा रखिए, आप अपने शालीनता पे भरोसा रखिए, आप अपने शिक्षा पे भरोसा रखिए, अपने समाज पे भरोसा रखिए। अगर आपको ऊपर वाला ने नवाजना होगा तो पार्टी टिकट आपको देगा। आप में अगर कुब्बत होगा, पंजाबी में एक कहावत है, वीरे सर्द एक सरदारी मिलियासी, पंजाबी में एक कहावत है कि वीरे सर्द एक सरदारी मिलियासी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले ने निर्णय किया हुआ है कि किसको सरदार बनाना है, किसको वो पद से नवाजना है। तो इसीलिए मेरे भाई, ऊपर वाले का निर्णय और अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा रखिए। हमारे पार्टी में जो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, इसका एक ही रीजन है कि ऊपर में जो आला कमान बैठा हुआ है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो सब लोगों को यही बोला है कि भाई अपनी शालीनता से, अपनी गंभीरता से, अपनी शिक्षा से स्थिर गंभीर रहिए। जिसको टिकट मिलेगा वो उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो उस पद के लिए काबिल होगा, जो शिक्षा में जो शिक्षावान होगा, जो दूरदृष्टिवान होगा, जो सोचवान होगा, जिसके ऊपर में कोई दाग न लगा होगा, जो हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय, हर लिंग के लोगों को साथ में लेके चलेगा, ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा। अब देखिए, कोई भी आ जाएगा। अभी हमारे पार्टी में भी होर लगा हुआ है। कल तक कहां थे भाई? कल तक कहां थे? परिवार को सींच के लाए हैं हम, परिवार को एक एक घर तक पहुंचाए हैं हम। अचानक से आप कूद जाइएगा, स्वागत है आपका, लेकिन सिर्फ टिकटें लेने के लिए अगर मत आइए। अगर आप आ रहे हैं तो जनसुराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो बड़ी शालीनता से, बड़ी गंभीरता से पार्टी की परिकल्पना पे चलिए, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। जनसुराज एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे अभियान है। हमें सरकार बनाने की कोई इच्छा नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। हमें इस बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपको एक बस छोटी सी बात बता देते हैं कि आज तक वर्ल्ड में, संसार में, फ्रांस की क्रांति से लेकर के अपना अन्ना हजारे मूवमेंट तक जितने भी आंदोलन हुआ है, उससे सिर्फ सरकारें बदली है, व्यवस्था नहीं बदला है। यही नीतीश सरकार पिछले साल जब हमारे छात्र बैठा हुआ था, बीपीएससी छात्र जब बैठा हुआ था, तो ये जालिम सरकार इन लोगों पे लाठियां बौछाया। ये जालिम सरकार जो धरना पे बैठा उसको मारा। हम लोग भी गए थे धरना पे बैठने के लिए, आदरणीय नीतीश जी के पास में संज्ञान देने के लिए कि आपने जो वादा किया था बिहार के शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से कि 2,94,00,000 परिवार को मिलेगा और 3 डिसमिल जमीन आपको मिलेगा शोषित वंचितों को, आपने क्यों नहीं दिया?
1000 लोगों के सिग्नेचर लेकर के हम लोग नीतीश जी के पास पहुंचे, और ये नीतीश जी की निकम्मी सरकार और नीतीश जी की जालिम हुक्मरान और ये ट्रिपल डबल इंजन की सरकार हम लोगों पे लाठियां बरसाया। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। समय बहुत नजदीक आ चुका है, जन स्वराज इतिहास रचेगा। बिहार का आम जनमानस, बिहार का जनता, बिहार का शोषित वंचित, बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा, बिहार का नीतीश कुमार का इलेक्शन वन अति पिछड़ा, कर्पूरी जी का इलेक्शन वन अति पिछड़ा, सब याद रखा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, जन स्वराज का सरकार बनाया जाएगा, जनता का सरकार बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे आज जो हमारे साथ मेहमान थे, और आज जिस प्रकार से जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता राघव झा जी बाबूगढ़ी में कहते हैं कि हमने उस समय उंगली पकड़ा था जिस समय यहां कोई नहीं था। आज हमारा इनके साथ इंटरव्यू करने का, और राघव झा जी है कौन, वो करते क्या है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि किसी नेता को राजनीतिक में आने से पहले आप उसको जानें, उसको पहचानें कि उनका पारिवारिक जीवन, समाज का जीवन कैसा है। लेकिन जिस प्रकार से और जिस शालीनता से और जिस सच्चाई से उन्होंने अपने सूखी रोटी की चर्चा की है, उन्होंने अपने ट्रैवल की चर्चा की है, और जिस प्रकार से उनके आंख से आंसू आए थे, उस सबको आपको ध्यान में रखना होगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्होंने, जब हमने पॉलिटिकल क्वेश्चन किया, जिस प्रकार से यह आक्रोश, और यह आक्रोश तमाम बाबूगढ़ी की जनता के सुख सुविधा के लिए जिन्होंने दिखाया है, आज सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह सत्य है या नहीं है। और यदि यह सत्य नहीं है तो निश्चित तौर पे आप जिस बदहाली में अपनी राजनीतिक और अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने बच्चे को भी जो है आप इसी हाल में छोड़ेंगे। और यदि ये गलत है तो समय है नया परिवर्तन का, समय है बदलाव का, और समय है व्यवस्था परिवर्तन का। मैं चाहूंगा कि ऐसे नेता के साथ, ऐसे विजन युवा के साथ, ऐसे पढ़े लिखे युवा के साथ जो है समाज को, और समाज में इनको मौका भी मिलना चाहिए, ताकि बाबूगढ़ी और नया एक बिहार में जो है बाबूगढ़ी का योगदान कैसे हो, या इनके विजन से पता लगेगा। निश्चित तौर पे हमारे न्यूज चैनल को आप निश्चित तौर पे फॉलो करें, और सभी पार्टी, मैं चाहता हूं कि जो बाबूगढ़ी का कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो बाबूगढ़ी में अपनी राजनीतिक और अपना समय देना चाहते हैं, बाबूगढ़ी से पहले आप इस कैमरे पे अपने आके अपना विजन बता पाए, अपनी सोच को बता पाए, जैसे राघव जी खुल के बताए हैं, तो जनता को भी और लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। राघव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाले, और आज जिस चीज को आप रखे हैं उसके लिए संपूर्ण भारत न्यूज और बाबूगढ़ी की जनता आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता है, और आप अपने विजन में निश्चित तौर पे आगे जाएं। धन्यवाद। सिर्फ भाई, मेरा तो बस जीवन का अंतिम इच्छा है, आपको मन की बात बता रहा हूँ, मेरा जीवन का अंतिम इच्छा है कि जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, जिस जमीन पे हम जन्म लिए हैं, इस जमीन के लिए एक बढ़िया सा विश्व स्तरीय 2 हॉस्पिटल का निर्माण कर दें, और रायावलीगढ़ में कल कारखाना, रोजी रोजगार के लिए एक सेंट्रल हॉस्पिटल, एक सेंट्रल स्कूल और सेंट्रल एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर दें, और खास करके पूरे विधानसभा में जितना भी हाट बाजार है, उस हाट बाजार को एक विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण की तरह देखते हुए उसको शेड, प्रॉपर पानी पीने की, प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, पूरे विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा से लैस हो जाए, पूरे पंचायत में एक पुलिस बूथ बन जाए, पूरे पंचायत में जितना भी मैं रोड पे देखता हूं कि नादी लगा देते हैं, भैंस खड़ा कर देते हैं, उन सब के लिए डेडिकेटेड एक स्पेस क्रिएट कर दें, जहां पे जैसे शिव कुमार यादव, उनका 2 गाय है, उस पर नाम लिखा हुआ है, उस पर डेडिकेटेड लोग हैं जो उनको गाय का ध्यान रखते हैं, उसका दूध निकाला, आप लेके चले गए। हमारा ये सपना है कि भाई एक इतना बेहतर बिहार बनाए, एक इतना सुंदर बिहार बनाए, एक अपना सुंदर बिहार, अपना बाबूगढ़ी बनाए, जहां पे लोग एक आदर्श बाबूगढ़ी के नाम पे गिनती करें। मेरा कुछ सपना है जीवन का, बस वही करने के लिए आया हूं मेरे भाई। मैं आपको आज कैमरे पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक वादा करता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे वादा करता हूं, जो मुझे विधायक बनने के बाद जो मुझे सैलरी मिलेगा
उससे एक गरीब परिवार का बेटी का शादी होगा। वादा करता हूं, ध्यान से समझिएगा, और बड़ी भावनात्मक रूप से आपसे कह रहा हूं, अंदर की ये आवाज है कि जब मैं विधायक बनूंगा तो विधायक का जो भी सैलरी होगा उस सैलरी से आपका बेटी का शादी होगा, आपके बच्चे का उच्च स्तरीय शिक्षा पाने के लिए वो पैसा होगा। मेरा जो पटना वाला आवास होगा पूरे बाबूबरी विधानसभा से, वहां पे जितने भी अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उन सबको डेडिकेटली घर पे रखा जाएगा। उनको उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए अपना जितना भी भगवान देगा सामर्थ उसमें लगाएंगे। ये एकदम सत्य है, ये मेरी अपनी भावना है कि भाई मेरे बाहुबली में कम से कम 100-200 IAS IPS हो पाए। मेरा अपना ये सपना है। चलिए, इस सपना के साथ जो है संपूर्ण भारत न्यूज का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। हम भी नया समाज और नया बिहार और नया बाबूबड़ी बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।